नमस्ते एवरीवन, सब लोग कैसे हैं। जय हिंद सभी को। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट फॉर योर सेल्फ एंड द नेशन। दोस्तों बीपीएससी 102 के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमें करवा दीजिए। तो दोस्तों पिछले 6-7 सालों में जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर लगे हैं वहाँ से सारे सवाल मैंने लिए हैं और साथ में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लिए हैं। भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र, ये आपका सब्जेक्ट का नाम रहेगा। जून 2026 इस एग्ज़ाम को हम टारगेट करेंगे। और दोस्तों इस सीरीज़ का नाम रहेगा फाइनल रिवीजन सीरीज़, जिसके अंदर दोस्तों मैं टोटल 2 सेट यानी कि 2 वीडियो बनाऊंगा। ये पहला वीडियो है और अगर दोस्तों आपका सपोर्ट मिलता है, कमेंट आप करते हैं, फीडबैक अच्छा आया तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द आ ही जाएगा। तो दोस्तों 40 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपन डिस्कस करेंगे और आप जानते हैं जितने ज़्यादा सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर परफॉर्म आप एग्ज़ाम के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको इस वीडियो का स्पीड है वो 1.5 या 2 के आसपास रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई आधे या 1 घंटे का वीडियो नहीं है। 1.5 घंटे और 2 घंटे के बीच में इसका कंटेंट है। और ईयरफोन लगाए रखें आप और मोबाइल स्क्रीन को रोटेट कर लें ताकि अपन कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर पाएँ। और एक लाइन के साथ में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सूरज की तरह अगर आपको चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी आपको सीखना होगा, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और दोस्तों लास्ट टाइम में आपके द्वारा जो किया गया हार्ड वर्क है हमेशा आपको याद रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बीपीएससी 102 की दोनों पीडीएफ चाहिए, तो आप व्हाट्सअप नंबर इस पे मैसेज कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं 7891990537। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को देखकर ही अपने नोट्स बना सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं। तो पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे दोस्तों ये PYQ से लिया है मैंने, यानी कि पिछले सालों में जो क्वेश्चन पेपर लगे हैं वहाँ से लिया है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लक्षण, कार्य प्रणाली और महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण करें। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले तो आपको इन कीवर्ड का मतलब समझना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाएं क्या होती हैं, लक्षण क्या होता है, लक्षण मतलब विशेषता, कार्य प्रणाली मतलब ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं किस तरह से काम करती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं और उनका क्या महत्व है। और समालोचनात्मक परीक्षण का मतलब होता है आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट बताने, फिर आपको संतुलित उत्तर लिखना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप आंसर तो लिख सकते हैं टूटा फूटा, चाहे जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों ये वीडियो स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको उत्तर लेखन का अभ्यास करवाता हूँ, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं अपन, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे 20 में से 17-18 नंबर लेके आप आराम से दोस्तों अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 100 में से 80-90 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो आपको क्या अलग करना है दूसरों से, आपकी कॉपी दूसरों से अलग कैसे दिखेगी, वो दिखेगी अगर आप भूमिका अच्छी लिखते हैं, इंप्रेसिव इंट्रो, साथ में मुख्य भाग अच्छा लिखते हैं, जो कुछ एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, और साथ में जो कंक्लूजन रहता है, निष्कर्ष, उसको भी अच्छा बनाने का कोशिश करें। तो विद द टाइम दोस्तों प्रैक्टिस से ये सब आता है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, तो मैं जो आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ उस पर ट्रस्ट रखकर आप चीज़ें सीखिए और आगे बढ़िए। देखो भूमिका, भारत में पंचायती राज संस्थाएं गाँव की सरकार की तरह काम करती हैं। इनका उद्देश्य गाँव के लोग अपने गाँव के विकास में खुद भाग लें। यानी कि दोस्तों जैसे कि आप जैसे गाँव में रहते हैं तो वहाँ पे क्या है, ग्राम सभा है। ग्राम सभा क्या होती है, जैसे कि आपके गांव में टोटल 1200 जने वोट देने वाले हैं, मतदाता कुल कितने हैं आपके गांव में, 1200। तो दोस्तों 1200 लोग उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे और फिर वो ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, यानी कि सरपंच का चुनाव करते हैं, वार्ड पंच का चुनाव वो लोग करते हैं। तो गाँव के लोग अपने जितने भी गाँव के विकास से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे कि नालियों का निर्माण करना, पानी की टंकी का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, गली की लाइट लगवा देना, तो दोस्तों ये जो काम है गांव वाले खुद मिलकर के करते हैं, निर्णय नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन मतलब संविधान के अंदर बदलाव हुआ कब, 1992 के अंदर। और ये कौन सा बदलाव था, 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। इसके बाद में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली, यानी कि संविधान के अंदर कुछ प्रावधान या उपबंध नियम शामिल किए गए। इससे लोकतंत्र गाँव-गाँव तक पहुँचा। इसका मतलब है कि गाँव के लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को खुद सोल्व कर सकते हैं, खुद कानून और नियम लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला अब मुख्य भाग स्टार्ट होगा। पहला हेडिंग आप लिखना, पंचायती राज के मुख्य लक्षण। आपसे क्या क्या पूछा था, देखो लक्षण बताने, इनकी विशेषताएं, कार्य प्रणाली और महत्व है,
फिर समालोचनात्मक परीक्षण करेंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे, क्या कमियां चुनौतियां हैं, कैसे सुधारा जा सकता है पंचायती राज संस्थाओं को। तो पंचायती राज के मुख्य लक्षण देखिए। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पे काम करती है। पहला ग्राम पंचायत, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होता है। इसके अलावा तहसील या ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, पंचायत समिति, और जिला स्तर पे कौन सी संस्था काम करती है, जिला परिषद। तो इन तीनों संस्थाओं को मिलाकर के क्या कहते हैं, पंचायती राज संस्थाएं। ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक यानी कि तहसील स्तर पे, और जिला परिषद जिले के स्तर पे काम करती है। ग्राम सभा इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें गांव के सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं जो 18 साल से ऊपर होते हैं ना, तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था, यानी कि टोटल 33% रिजर्वेशन है महिलाओं को, SC ST को, यानी कि इनके लिए 100 में से 33 सीटें हैं वो आरक्षित रिजर्व रहती हैं। इससे कमज़ोर वर्गों को भी राजनीति और विकास में भाग लेने का अवसर मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, है ना, जिनको इतिहास में काफ़ी उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा, आज वो सरपंच बन रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं। कार्यप्रणाली। पंचायतें गांव की ज़रूरतों के अनुसार काम करती है, जैसे गांव में सड़क बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, सफाई कराना, नाली बनवाना, स्कूल और आंगनवाड़ी की देखभाल करना। ग्राम सभा यह तय करती है कि गांव में कौन सा काम पहले होना चाहिए। पंचायत समिति अलग अलग ग्राम पंचायतों के कामों में तालमेल बनाती है। जिला परिषद पूरे जिले के ग्रामीण विकास की योजना बनाती है। महत्व देखिए, अब पंचायती राज से आम लोगों की शासन में भागीदारी बढ़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एक गाँव के अंदर जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के अंदर उस गांव के टोटल मतदाता शामिल होते हैं, वो सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, और वो अपने गांव के अंदर कौन से काम किस तरह से होना है ना, तो ये डिसाइड करते हैं। तो भागीदारी बढ़ गई, शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ गई। लोग अपनी समस्या सीधे पंचायत के सामने अब रख सकते हैं। इससे छोटी छोटी समस्याओं का समाधान अब जल्दी हो जाता है, यानी कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ देखना नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है। अब गांव के लोग अपनी समस्याएं खुद सोल्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी गांव में पानी की समस्या है तो ग्राम सभा में इस पर चर्चा करके पंचायत जो है पानी की टंकी या पाइपलाइन की योजना बना सकती है। मनरेगा दोस्तों एक योजना है, अब इसका नाम जी राम जी कर दिया गया है, जी राम जी, जिसमें गांव के ही अंदर 125 दिन का रोजगार मिलता है। 2005 में ये योजना लागू हुई थी, मनरेगा। स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को लागू करने में पंचायतों की बड़ी भूमिका होती है। अब कमियां और चुनौतियां देखिए दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें कई समस्याएं भी हैं। कई पंचायतों के पास पर्याप्त पैसा और कर्मचारी नहीं होते हैं। अब गाँव के अंदर सड़क बनानी है, पैसा तो चाहिए। गाँव के अंदर पानी की टंकी बनानी, पैसा चाहिए। तो पैसा नहीं होता, ये चैलेंज है, इनके सामने चुनौती है। कई जगह महिला सरपंच के स्थान पर उसके पति काम करते हैं, जिसे सरपंच पति की समस्या कहा जाता है। जैसे कि महिला है, वो गांव में सरपंच के चुनाव जीत तो जाती है, हरियाणा और राजस्थान के अंदर अक्सर देखा जाता है, लेकिन उसका पति है उसकी जगह काम करता है, साइन है महिला के नाम पे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो समस्या है सरपंच पति की समस्या है। जातिवाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आज भी, अब जैसे कि कोई निम्न जाति का व्यक्ति अगर सरपंच बन जाता है तो ऊंची जाति के जो व्यक्ति हैं उसको दबाने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार और प्रभावशाली लोगों का दबाव भी पंचायतों को कमज़ोर करता है। कई गांवों में ग्राम सभा की बैठकें नियमित रेगुलर नहीं होती या लोग उसमें भाग ही नहीं लेते। निष्कर्ष देख लो अब, क्योंकि दोस्तों आपकी कॉपी दूसरों से अलग दिखनी चाहिए। देखो लास्ट टाइम पे अगर आप हार्डवर्क करोगे, एफर्ट डालोगे, तो मार्कशीट में अच्छा नंबर आपको दिखेगा। अदरवाइज़ आप ये सोचोगे कि यार काश मैं उस टाइम पे पढ़ लेती हो, तो 35-40 नंबर नहीं दिखते मुझे, अच्छे खासे नंबर दिखते। तो लास्ट मौका दोस्तों, है ना, दिल के साथ में पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ में। पंचायती राज भारत के लोकतंत्र की मजबूत नींव है। यह व्यवस्था गांव के लोगों को अपने विकास में भागीदार बनाती है। लेकिन इसे और सफल बनाने के लिए पंचायतों को पैसा चाहिए, अधिकार चाहिए, ईमानदार नेतृत्व चाहिए और जनता की सक्रिय भागीदारी मिलनी चाहिए। जब गांव की पंचायत मजबूत होगी तभी भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। गांधी जी ने भी तो ये बात कही थी कि भारत में अगर गाँव आगे बढ़ेगा तो देश का तरक्की होगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारत में शहरी स्थानीय स्वशासी सरकार यानी कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लक्षण, कार्य प्रणाली, महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों इन दोनों ही सवालों को आप रट लेना। पंचायती राज संस्था आ सकता है इसके, या फिर ये शहरी स्वशासन आ सकता है। देखो गांव के अंदर तो मैंने बता दिया, जैसे कि जिले के स्तर पे जिला परिषद है ना, और तहसील के स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे या खंड स्तर पे क्या होता है, पंचायत समिति, और गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत होती है। इसके अलावा अगर शहरों के अंदर बात करें दोस्तों, यहाँ पर भी त्रिस्तरीय संरचनाएँ होती हैं। जितने भी बड़े बड़े शहर होते हैं जिनको महानगर बोलते हैं, जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, तो यहाँ पर क्या है, नगर निगम है। और उससे जो छोटे शहर हैं वहाँ पर क्या है, नगर परिषद है। और उससे छोटे शहर नगर पंचायत
वहाँ पर संस्था होती है, त्रिस्तरीय संरचना यहाँ पर भी। तो भूमिका देखेंगे, भारत में शहरों की व्यवस्था चलाने के लिए शहरी स्थानीय स्वशासी सरकारें बनाएगी। स्वशासी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके इलाके में अगर कोई नगर परिषद है या नगर पालिका है, तो दोस्तों वहाँ के लोग उसमें शामिल होते हैं नीति निर्माण में। वहाँ के लोग खुद डिसीजन लेते हैं कि क्या होना आपके मोहल्ले में। इसका मतलब है कि शहर की छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान शहर के लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करें। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। देखो, नगर परिषद को मैं नगर पालिका बोल रहा हूँ, एक ही बात है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत इसके मुख्य रूप हैं। 74वें संविधान संशोधन के बाद, देखो ये जो पंचायती राज व्यवस्था थी दोस्तों, ये तो 73वां संविधान संशोधन के बाद में आई थी। और ये जो शहरों में शहरी स्थानीय स्वशासी सरकार है, ये 74वें संविधान संशोधन के बाद में आई थी, याद रखना है, जिससे ये संस्थाएं और अधिक महत्वपूर्ण बन गई। प्रमुख लक्षण देख लो शहरी, देखो लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता। तो शहरी स्थानीय सरकारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। शहर के लोग पार्षदों को चुनते हैं और वे शहर की समस्या को उठाते हैं। इनमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भी होता है, जिससे समाज के कमज़ोर वर्गों को भी शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। ये संस्थाएँ स्थानीय कर भी लेती हैं। कर का मतलब टैक्स होता है। जैसे कि दोस्तों अगर किसी इलाके के अंदर कोई होटल है, ठीक है, होटल को भी टैक्स देना पड़ता है, रेडी वालों को भी टैक्स देना पड़ता है, राइट। तो ये जो नगर निगम है और ये नगर परिषद है, नगर पंचायत, ये टैक्स भी लेती हैं अपने आसपास के लोगों से। जैसे संपत्ति कर हो गया, पानी का शुल्क और सफाई शुल्क। इनके पास में शहर के विकास की योजना बनाने के लिए जिम्मेदारी भी होती है। कार्य प्रणाली देखो, शहरी स्थानीय सरकार 2 स्तर पे काम करती है। पहला स्तर चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है, जैसे कि मेयर को चुनते हैं अपन, है ना, जो जनता की समस्याओं को समझकर फैसले लेते हैं। दूसरे स्तर पे अधिकारियों का होता है, जो उन फैसलों को लागू करते हैं। उदाहरण के लिए किसी वार्ड में सड़क टूटी हुई है या नाली की समस्या है, तो पार्षद इस मुद्दे को नगर निकाय में उठाता है। नगर निकाय मतलब नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर पालिका। और अधिकारी काम करवाते फिर नगर निगम में सफाई, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे काम करवाए जाते हैं। मैं तो देखो शहरी स्थानीय सरकारों का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि ये नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं। अगर सड़क खराब है, कचरा ना उठे, पानी ना आए, स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए, तो सबसे पहले लोग नगर निकाय से शिकायत करते हैं। ये संस्थाएँ लोकतंत्र को नीचे तक मजबूत बनाती हैं। उदाहरण के लिए इंदौर नगर निगम दोस्तों मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। तो इंदौर नगर निगम दोस्तों, इसने सफाई और कचरा प्रबंधन में जनता की भागीदारी से अच्छा काम किया, यानी कि वहाँ के लोग भी साफ़ सफाई रखते हैं अपने दुकानों, घरों, रेस्टोरेंट के सामने। कभी जाके आना, इंदौर बहुत ही क्लीन सिटी है, ठीक है। और दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 रैंक पे रहता है। कौन? इंदौर नगर निगम। समस्याएं और आलोचना देखिए, फिर भी इन संस्थाओं में कई कमियां हैं। पहला तो ये कई नगर निकायों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता, यही समालोचनात्मक परीक्षण है इसका। फिर राज्य सरकार पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि जयपुर नगर निगम है, तो जयपुर नगर निगम के पास में इतने पैसे नहीं रहते काफ़ी बार, क्योंकि राज्य सरकार के पास थोड़ा बहुत मांगती है पैसा। कई बार अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधियों से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। जो अधिकारी ऑफिसर रहते हैं ना, सरकारी कर्मचारी, उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है, वो बात ही नहीं मानते, जिससे जनता की आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। प्रतिनिधि मतलब जो हम चुनते हैं, नगर निगम के जो नेता होते हैं, नगर परिषद के या फिर नगर पंचायत के नेता। भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमज़ोर कर वसूली, यानी कि कोई टैक्स देता नहीं है टाइम पे, अवैध निर्माण, झुग्गी बस्ती और बढ़ता प्रदूषण भी बड़ी चुनौती है। निष्कर्ष देख लो, शहरी स्थानीय स्वशासी सरकारें शहरों के विकास और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि इन्हें पर्याप्त धन, अधिकार, ईमानदार प्रशासन और जनता का सहयोग मिले तो ये शहरों को साफ, सुंदर और सुविधाजनक बनाती है। मोबाइल स्क्रीन को रोटेट कर लो, इसको 1.5 या 2 की स्पीड में सुनो आप, ठीक है, ईयरफोन लगा के रहना आपको। थर्ड देखिए, भारत में मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार की प्रकृति एवं महत्व को बताइए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल लिए मैंने। मूलभूत अधिकार, इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स, यह इसका दूसरा नाम और है मौलिक अधिकार। इसकी प्रकृति और महत्व होता है। प्रकृति मतलब क्या आप समझते हैं मूलभूत अधिकारों से, है ना। महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, जो अनुच्छेद है वो बता दो या विशेषता बता दो, वही प्रकृति होगी इसकी। भूमिका देखेंगे, भारत में मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, यानी कि उसकी रिस्पेक्ट और विकास की रक्षा करते हैं। ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए। इन्हें मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बिना लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना अधूरी रह जाती है। जैसे कि अगर आपको कोई कह दे कि आपकी जाति ये है, आपका धर्म ये है,
आपको स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा ना। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति देखिए, अब मौलिक अधिकारों की पहली प्रकृति ये है कि ये व्यक्ति को राज्य की मनमानी से बचाते हैं, यानी कि जो सरकार है, केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, ऐसा कानून नहीं बना सकते जिससे कि आपका शोषण हो। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता या गरिमा को नष्ट करे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को केवल जाति, धर्म या लिंग के आधार पर अवसर से वंचित कर दिया जाए तो समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरी विशेषता यह है कि यह अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, यानी कि अगर कोई हमारे मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है, सरकार मनमानी कानून बनाती है, तो दोस्तों अपन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। तीसरा प्रकृति है, मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से असीमित नहीं है। समाज के हित, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप ऐसा भाषण नहीं दे सकते जिससे कि धर्मों के बीच में लड़ाई हो जाए। तो आपकी जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है दोस्तों, है ना, विचारों को बताने की जो स्वतंत्रता आपके पास में, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आगे देखिए, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब क्या आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या आपके ओपिनियन, थॉट है, विचार हैं, लेकिन हिंसा भड़काने या नफरत फैलाने की आपको बिल्कुल भी छूट नहीं होती। मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद या आर्टिकल्स देखिए। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार देते हैं। इसमें कानून के समक्ष समानता, देखो काफ़ी लोग सोच रहे हैं, काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूलभूत अधिकार हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 14 से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, 12 और 13 कहाँ चला गया। दोस्तों अगर मैं वास्तविक मौलिक अधिकारों की बात करूँ ना, वो 14 से स्टार्ट होते हैं। वैसे तो 12 से 35 तक है, लेकिन 14 से अपन स्टार्ट करते हैं हर बार। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार देते हैं। इसमें कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध मतलब दोस्तों प्रतिबंध, है ना, रोक टोक। तो भेदभाव कोई नहीं कर सकता जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर। अवसर की समानता और अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी का अंश शामिल है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, जिसे बोलने, घूमने, रहने और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार। अनुच्छेद 21 बच्चों को शिक्षा अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं, जैसे बेगार और बाल श्रम का निषेध। बेगार क्या होता है, किसी को ज़बरदस्ती काम करवाना, जैसे खेतों में काम करवाना, वो बेगार प्रथा है, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं ये अनुच्छेद। और बाल श्रम का निषेध, यानी कि बच्चों को, है ना, किसी खतरनाक परिस्थिति या किसी ऐसी खतरनाक जगह पे काम नहीं करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े। अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। आगे देखिए, अनुच्छेद 32 है, वो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है ना। संवैधानिक अधिकार मतलब अगर आपके कोई आपके अगर कोई मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन कर रहा है सरकार, ठीक है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। मैं तो देखिए, मौलिक अधिकार लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ये नागरिक को सम्मान और सुरक्षा देते हैं। ये सरकार को जवाबदेह बनाते हैं और नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की शक्ति देते हैं। उदाहरण के लिए प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब कि अखबार छाप सकते हैं, पत्र पत्रिकाएँ छाप सकते हैं अपन, है ना, और वेबसाइट बना सकते हैं अपने न्यूज़ चैनल के लिए। प्रेस की स्वतंत्रता है। सरकार की नीतियों की आलोचना करने और जनहित के मुद्दे उठाने में मदद करती है। कौन? मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, एक ही बात है। इसका देख लो, मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा ढाल है। मतलब हमारे भारतीय लोकतंत्र को बचाने का काम कौन करता है? मूलभूत अधिकार। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समान अवसर को मजबूत करते हैं, इसलिए इनका महत्व केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूलभूत दायित्व या मौलिक कर्तव्य की प्रकृति और महत्व पर बताइए। अभी क्या रटाया है मैंने आपको? मूलभूत अधिकार रटाए हैं। अधिकार की जगह अब दायित्व आ गया है या कर्तव्य आ गया है, ये शब्द रट लेना। अब मैं आपको बताऊँ मूलभूत दायित्व या मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसको कहते हैं, DUTIES, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देखो, भारत में मौलिक कर्तव्य नागरिकों के वे नैतिक और नागरिक दायित्व है जो व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाना, वन्य जीवों की रक्षा करनी है, भारतीय झंडे का सम्मान करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना है अपने अंदर। ये सब क्या है? आपके कर्तव्य हैं, आपकी जिम्मेदारी हैं। जैसे संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, वैसे ही हमसे संविधान है ना उम्मीद करता है कि हम राष्ट्र, समाज, संविधान और पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। ये कर्तव्य संविधान के भाग 4A में के अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। संविधान का भाग नंबर 4 और उसके अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य या मूल दायित्व है, मूलभूत दायित्व है। मौलिक कर्तव्य की प्रकृति देखिए, पहली प्रकृति ये है कि यह मुख्य रूप से नैतिक दायित्व है, यानी कि
नैतिक का मतलब क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो आपके नैतिक दायित्व है, मतलब आपको अच्छा काम करना है देश के लिए। इनका उद्देश्य नागरिकों में अनुशासन, देशभक्ति, सामाजिक सद्भाव, यानी कि सद्भाव मतलब अच्छी भावना फैलाएं समाज में, संवैधानिक भावना विकसित करना है। उदाहरण के लिए राष्ट्र ध्वज जो हमारा नेशनल फ्लैग है भारत का, और राष्ट्रगान का सम्मान करना केवल कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक भी है। दूसरी प्रकृति है कि अधिकारों और कर्तव्य में संतुलन बनाते हैं। यदि नागरिक केवल अधिकारों की मांग करे और कर्तव्य ना निभाए तो दोस्तों लोकतंत्र कमज़ोर पड़ता है। जैसे कि दोस्तों है ना, आपको अधिकार तो बहुत दे रखे हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 35 तक चलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मान लो लापरवाही बरते हैं, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, लड़ाई दंगे में शामिल होते हैं, तो दोस्तों लोकतंत्र हमारा कमज़ोर होगा। जैसे हमें अभिव्यक्ति की यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि मेट्रो, ट्रेन, इन सबको, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या हिंसा करना गलत है। तो तीसरा प्रकृति है कि ये सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। नागरिक मतलब देश के लोग। इसमें संविधान का पालन, भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा, प्राण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्त्री का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और उत्कृष्टता का प्रयास शामिल है। यानी कि दोस्तों आपको जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा करना है। आगे देखिए संबंधित अनुच्छेद। मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से दोस्तों अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। इसमें 51A सब क्लोज ए क्या कहता है? संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान से जुड़ा है। आर्टिकल या अनुच्छेद 51A सब क्लोज सी ये भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना हमें बताता है कि एकजुट रखना है अपने को, भारत को, है ना, टूटने नहीं देना। आर्टिकल 51A सब क्लोज ई क्या बताता है? सामाजिक सद्भाव और स्त्री की गरिमा से। आर्टिकल 51A सब क्लोज जी क्या बताता है? पर्यावरण संरक्षण, यानी कि इन्वायरमेंट को हमें बचाना है। और आर्टिकल 51A सब क्लोज के बच्चों को 6 से लेकर 14 साल तक शिक्षा दिलाने के माता पिता के कर्तव्य से जुड़ा है। यानी कि 6 साल से 14 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसको एजुकेशन देनी ही पड़ेगी आपको, यह आपका मौलिक कर्तव्य है। यदि मौलिक अधिकारों की बात करें तो वे अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको दिए गए हैं। यहाँ तो अपन चर्चा करें मौलिक कर्तव्य की। मैं तो क्या, मौलिक कर्तव्य लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ये नागरिकों को केवल अधिकार लेने वाला नहीं बल्कि समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। उदाहरण, यदि नागरिक सड़क पर कचरा ना फैलाएं, पेड़ लगा दें, पानी को बचाएं और स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में सरकार की मदद, तो इससे क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण में सरकार की हम मदद करेंगे। ये कर्तव्य जो हैं यानी कि आपके मूलभूत दायित्व है या मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ाते हैं। भारत जैसे विविधता वाले देश में, यानी कि विविधता मतलब यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले लोग, अनेक क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो वाले देश में भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर भाईचारा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंधविश्वास को कम करता है और समाज को प्रगतिशील बनाता है। इसका देख लो, मौलिक कर्तव्य भारतीय लोकतंत्र की नैतिक आत्मा है। ये नागरिकों को अनुशासित, जागरूक और जिम्मेदार बनाते हैं। अधिकारों की वास्तविक सफलता तभी संभव है जब नागरिक अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करें। आगे देखिए, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व और प्रकृति बता दो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। एक तो मैंने आपको मौलिक अधिकार बता दिए, मौलिक कर्तव्य रटा दिए, अब मैं आपको रटाऊंगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका महत्व और प्रकृति। तो सबसे पहले याद करें भूमिका। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। ये सिद्धांत सरकार को यह बताते हैं कि राज्य को किस दिशा में नीतियाँ बनानी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। प्रकृति की देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों की सबसे प्रमुख विशेषता तो ये है कि ये न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि आप कोर्ट में ये जाके नहीं बोल सकते कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें तो लिखा हुआ है कि सरकार है गरीब लोगों की सहायता करे, उनके लिए कुछ योजना बनाए, लेकिन सरकार बना नहीं रही, तो कोर्ट बोलेगा भाई टाइम मिलेगा तब बना देंगे ना, तुम यहाँ पे क्यों आ गए। तो न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं किए जा सकते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो इसका मतलब है यदि सरकार इन्हें लागू ना करे तो नागरिक सीधे न्यायालय में जाकर इन्हें लागू करवाने की मांग नहीं कर सकता। फिर भी अनुच्छेद 37 के अनुसार ये सिद्धांत शासन चलाने में अत्यंत मौलिक है। तो जैसे कि राज्य सरकारें हैं, राजस्थान की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, तो दोस्तों संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सिद्धांत की तरह काम करते हैं, है ना। वो बताते हैं कि सरकारों को अच्छा काम करना है, वन्य जीव की रक्षा करनी है, झीलों की रक्षा करनी है, पर्यावरण को बचाना है, गरीब महिलाओं और विकलांगों की, इनकी समाज की भलाई के लिए अच्छे नियम बनाने हैं, ये सब है। तो डायरेक्शन देने का काम करते हैं सरकारों को, सिर्फ सिद्धांत है ये तो दिशा देने का काम करते हैं, नीति निर्देशक तत्व है। इनकी दूसरी विशेषता यह है कि ये राज्य को नैतिक और संवैधानिक दिशा देते हैं। ये सरकार को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रखते बल्कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और असमानता और शोषण को कम करने की प्रेरणा भी देते हैं। तीसरी प्रकृति यह है कि ये मौलिक अधिकारों के पूरक है। यानी कि दोस्तों बिना मौलिक अधिकार
ये नीति निर्देशक तत्व अधूरे हैं और बिना नीति निर्देशक तत्व के मौलिक अधिकार अधूरे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता ही रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज में समानता और न्याय लाने का रास्ता दिखाते हैं। प्रमुख अनुच्छेद देख लीजिए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 38 राज्य को, राज्य मतलब एक देश को, सामाजिक व्यवस्था में न्याय स्थापित करने का निर्देश देता कि आप समाज के अंदर कोई भेदभाव मत होने दो, है ना। जाति पाति को थोड़ा, ये जो कठोर जाति व्यवस्था बनी है इसको कम करने का प्रयास करो। अनुच्छेद 39 में क्या है, 39 में समान आजीविका, समान वेतन और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है। आजीविका मतलब लोगों की रोजगार की व्यवस्था करे, वैकेंसी निकाले टाइम पर। अनुच्छेद 39A गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने की बात करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और सहायता से जुड़ा है। आर्टिकल 42 मानवीय कार्य स्थिति, यानी कि इंसान जहाँ पे काम करता है ना, तो सुरक्षित काम करने की स्थितियाँ हों। और मातृत्व सहायता, यानी कि आफ्टर डिलीवरी एक माँ को दोस्तों पेड लीव दिया जाए, मतलब कि अगर वो काम नहीं भी कर रही है और काम होता भी नहीं है तो दोस्तों उसको कम से कम थोड़ा बहुत पैसे की सहायता दी जाए। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता मतलब नियमों का समुच्चय होता है, बहुत सारे नियम होते हैं। अनुच्छेद 45 बाल देखभाल और शिक्षा से जुड़ा है। अनुच्छेद 46 कमज़ोर वर्गों जैसे कि SC ST महिला, है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करता है। आर्टिकल 46। अनुच्छेद 47 पोषण और जन स्वास्थ्य से जुड़ा है। और अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वन और वन्य जीवन संरक्षण का निर्देश देता है कि यह सरकारों को बताता है कि आप जानवरों की रक्षा कीजिए। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात भी कहता है कि यानी कि कोर्ट है दोस्तों दखल अंदाजी ना करे कार्यपालिका के काम में। कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद हो गया, है ना, जितने भी ये जिला कलेक्टर हैं और जो योजनाओं को विकास को लागू करते हैं, ये सब कार्यपालिका होते हैं, हिस्सा होते हैं। मैं तो देखो नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व है बहुत अधिक है, क्योंकि इन्होंने भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा दी। उदाहरण के लिए पंचायत व्यवस्था, निःशुल्क कानूनी सहायता, श्रमिक कानून, मातृत्व लाभ, पर्यावरण संरक्षण कानून और कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं इन्हीं सिद्धांतों से मोटिवेट रही हैं, प्रेरित रही हैं। इसका देख लो, नीति निर्देशक सिद्धांत भले ही न्यायालय द्वारा लागू न कराया जा सके, लेकिन ये भारतीय शासन की आत्मा और दिशा है। इस तरह से हैप्पी एंडिंग करने किसी भी आंसर की। ये सरकार को याद दिलाते कि लोकतंत्र का लक्ष्य केवल चुनाव नहीं बल्कि न्यायपूर्ण समान और मानवीय समाज बनाना है। आगे देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में चर्चा करें, यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है ना भारत का संविधान का प्रस्तावना जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कर ले, इसका महत्व क्या वो बता दें। भूमिका लिखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा को दर्शन और लक्ष्य माना जाता है। यह बताते हैं कि भारत किस प्रकार का राज्य और संविधान किन आदर्शों को प्राप्त करना चाहता है। प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है, किस लाइन से होती है, हम भारत के लोग, यहाँ से होती है ना, जो स्पष्ट करती है कि संविधान की शक्ति जनता से आती है, किसी राजा या बाहरी सत्ता से नहीं आती। भारत में सबसे बड़ा कौन है, सरकार है या जनता है? जनता है ना, बिल्कुल। प्रस्तावना के मुख्य तत्व देखिए क्या क्या लिखा है इसमें। प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, भारत देश अपने आंतरिक नीतियाँ, घरेलू नीतियाँ और अपनी विदेशी नीति किसी देश के दबाव में आए हुए बिना बनाएगी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है। इसका अर्थ है कि भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है, सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय देता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, इक्वल रिस्पेक्ट करता है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार से चलता है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार से चलता है भारत का शासन। और यहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता, यानी कि दोस्तों अगर कोई PM बन गया तो उसका बेटा नहीं कह सकता कि मैं नेक्स्ट PM हूँगा भारत का। न्याय, स्वतंत्रता और समानता। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई। इसका मतलब है समाज में जाति, धर्म, लिंग और धन के आधार पर अन्याय नहीं होगा। उदाहरण के लिए आरक्षण नीति, मतलब SC ST OBC को रिजर्वेशन मिला ना, तो आरक्षण नीति सामाजिक न्याय को मजबूत करने का ही प्रयास है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति मतलब अपने जो आइडिया है उसको एक्सप्रेस करना, विचारों को व्यक्त करना। विश्वास, धर्म को और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी पसंद का धर्म मान सकता है और अपने विचार व्यक्त कर सकता है। समानता का मतलब क्या, कानून के सामने सभी नागरिक समान है, चाहे गरीब अमीर है। उदाहरण, कोई भी व्यक्ति केवल जाति या लिंग के आधार पर सरकारी अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता। बंधुता यानी कि भाईचारा और राष्ट्रीय एकता। प्रस्ताव में बंधुता का भी काफ़ी महत्व है, जो नागरिकों में भाईचारा, सम्मान और सहयोग की भावना पैदा करती है। भारत जैसे विविधता वाले देश में बंधुता राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के लोग एक संविधान के अंतर्गत समान नागरिक के रूप में जुड़े होते हैं। प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक का काम करती है। जब किसी कानून या प्रावधान का अर्थ स्पष्ट नहीं होता
यानी कि सरकार ने कोई कानून बना दिया, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो न्यायालय प्रस्तावना की भावना को देखकर डिसीजन लेती है। यह सरकार को याद दिलाती है कि शासन का अंतिम उद्देश्य जनता का कल्याण, समानता और न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। निष्कर्ष देखेंगे, इस प्रकार प्रस्तावना केवल आरंभिक शब्द नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का आदर्श घोषणा पत्र है। यह संविधान की दिशा, उद्देश्य, मूल भावना को स्पष्ट करती है तथा भारत को न्यायपूर्ण, स्वतंत्र, सम्मान और एकतापूर्ण राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करें। बार बार रिपीट होता है, वही लिखा है। राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है वो पढ़ लेते हैं। चलो दोस्तों, आगे एक और बढ़िया सवाल, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करें। तो भारत का राष्ट्रपति दोस्तों देश का संवैधानिक प्रमुख होता है ना। राष्ट्रपति ये देखता है कि देश के अंदर संविधान के मुताबिक शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, यानी कि लिखा हुआ आर्टिकल 52 में कि राष्ट्रपति पद के बारे में। और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि देश के जितने भी काम हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे। लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास में वास्तविक शक्ति होती है और प्रधानमंत्री के साथ में जो मिलके काम करते हैं मंत्रिपरिषद, जिसमें काफ़ी सारे मंत्री शामिल होते हैं, तो उन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति भी काम करता है। फिर भी उसके पास में कई महत्वपूर्ण शक्ति है। राष्ट्रपति के पास में एक एक करके देख लेते हैं। पहला तो कार्यपालिका शक्ति है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है, अलग अलग मंत्रालय देता है। किसी को महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय दे दिया गया, किसी को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया, तो पीएम बताता है राष्ट्रपति को आप इस तरह से मंत्रालय को बंटवारा कर दें। वह राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उदाहरण के लिए आम चुनाव के बाद बहुमत नेता के दल को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो आम चुनाव जब भी होते हैं, जैसे कि लोकसभा के जो चुनाव हुए, किसी पार्टी ने अगर बहुत ज़्यादा वोट हासिल कर ली 50% प्लस 1, ये होता बहुमत, तो उस नेता को भी दोस्तों राष्ट्रपति है क्या बनाता है, प्रधानमंत्री। विधायी शक्तियाँ, विधायी शब्द है विधान से निकला है, विधान का मतलब कानून बनाना। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, वह संसद का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक, विधेयक क्या होते हैं, मतलब ऐसा कोई बिल जो कि अगर उस पर राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो पूरी तरह से कानून बन जाता है। तो संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। कुछ विधेयकों को वह पुनः विचार के बाद में लौटा देता है, यानी कि वापस से सोचिए, है ना। अगर कोई बिल है या कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया वो विधेयक, तो दोस्तों वापस कहता है कि आप थोड़ा डिस्कस और कर लो इस पर। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उदाहरण के लिए तत्काल कानून की आवश्यकता होने पर अध्यादेश का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय शक्तियाँ देखो राष्ट्रपति की, धन विधेयक, मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति अनुमति परमिशन नहीं देंगे धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। वार्षिक बजट भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में रखा जाता है। भारत की संचित निधि, जो संचित निधि है भारत की, वहाँ से पैसा निकालने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन इसकी प्रक्रिया राष्ट्रपति के नाम से ही चलती है। न्यायिक शक्तियाँ देखो राष्ट्रपति के पास क्या पावर है। राष्ट्रपति को दया, क्षमा, दंड स्थगन, यानी कि जैसे किसी को अभी सज़ा मिली है तो कह दिया 2 साल बाद में आपकी सज़ा स्टार्ट होगी, और दंड परिवर्तन, जैसे कि किसी को पूरी उम्र भर की सज़ा मिली है तो उसको 10 साल की कन्वर्ट कर दिया 10 साल की जेल के लिए, ये दंड परिवर्तन कहलाएगा। विशेष रूप से मृत्यु दंड के, यानी कि जब फांसी वगैरह की सज़ा मिलती है तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति दया याचिका पर निर्णय ले सकता है। यह शक्ति न्याय में मानवीय दृष्टिकोण जोड़ती है। आपातकालीन शक्ति देखो, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, आपातकाल मतलब इमरजेंसी की स्थितियाँ, जैसे कि दोस्तों आर्टिकल 352 के अंदर क्या लिखा है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आक्रमण, अगर कोई देश आक्रमण कर दे तो राष्ट्रपति अनाउंस करके उस देश में आपातकाल लगा सकता है। आर्टिकल 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, ये भी आपातकाल है। किसी भी राज्य का अगर शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का प्रयोग करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देगा। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है।
तो कि जैसे किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे देखो, सैन्य और कूटनीतिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। विदेशी राजदूतों की नियुक्ति और विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत, जैसे कि कोई अमेरिका से, इंग्लैंड से कोई व्यक्ति आए, उसका स्वागत भी राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों, कैबिनेट और संसद के मध्य संबंधों को बताइए। कैबिनेट और संसद के मध्य संबंध। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। इस प्रणाली में कैबिनेट और संसद का बहुत घनिष्ठ संबंध है, परस्पर निर्भर यह उत्तरदायित्व पूर्ण होता है। कैबिनेट शासन का वास्तविक केंद्र होता है। कैबिनेट क्या होता है, जिसमें बड़े बड़े मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कि वित्त मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया। तो ये मंत्री मिलकर के एक दोस्तों ग्रुप बनाते हैं, उसी को कहते हैं कैबिनेट। कैबिनेट शासन का वास्तविक केंद्र है, यानी कि यहाँ से देश के बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, जबकि संसद जनता के सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसलिए कैबिनेट संसद से शक्ति प्राप्त करती है और उसी के प्रति जवाबदेह रहती है। संसद से कैबिनेट का गठन देखिए। कैबिनेट के सदस्य सामान्यतः संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, यानी कि लोकसभा से भी कुछ नेता आते हैं और राज्यसभा से भी कुछ नेता आते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है, या यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं भी है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी एक सदन, यानी कि चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, का सदस्य बनना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि कैबिनेट संसद से अलग नहीं है, बल्कि उसी से उत्पन्न एक संस्था है। सामूहिक उत्तरदायित्व तो देखिए, कैबिनेट और संसद के संबंध का सबसे महत्वपूर्ण आधार सामूहिक उत्तरदायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3 आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। यानी कि दोस्तों अगर कोई सवाल जवाब पूछता है मंत्रिपरिषद के नेताओं से, तो उनको बताना पड़ेगा कहाँ पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, और कोई मनमाना कानून नहीं बन सकता संसद के अंदर। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा कैबिनेट पर अविश्वास प्रस्ताव पारित भी कर दे तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में एक मत से बहुमत खोने के कारण गिर गई थी। कानून निर्माण में संबंध। कैबिनेट संसद में कानूनों के मसौदे यानी कि ड्राफ्ट को पेश करती है। अधिकांश विधेयक सरकार की ओर से ही आते हैं। संसद उस पर चर्चा करती है, संशोधन बदलाव करती है और उन्हें पारित या अस्वीकार कर सकती है। आगे देखिए, उदाहरण के लिए बजट को कर कानून, मतलब टैक्स से संबंधित कानून और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई कानून सरकार द्वारा लाए जाते हैं, लेकिन संसद की मंजूरी आवश्यक होती है उन पर। संसद द्वारा नियंत्रण। संसद कैबिनेट पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, चर्चा, स्थायी समितियों, बजट बहस और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नियंत्रण रखती है। संसद कैबिनेट पर कंट्रोल रखती है इन माध्यमों के जरिए। सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछकर जनता की समस्याएं उठाते हैं। इसे कैबिनेट को अपने निर्णयों और नीतियों का उत्तर देना पड़ता है। कैबिनेट का संसद पर प्रभाव देखिए। कैबिनेट भी संसद के कार्यों की दिशा देती है। बहुमत होने के कारण सरकार अपना विधायी कार्यक्रम आगे बढ़ाती है और संसद की कार्यसूची तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। आगे देखिए, एक और सवाल, बढ़िया सवाल है। 1858 और 1935 के बीच औपनिवेशिक सरकार, यानी कि जो ब्रिटिश भारतीय सरकार थी, उसके द्वारा पारित अधिनियम एक प्रकार का विशेष कानून होता है। उसके मुख्य लक्षण आपको बताने हैं। 1858 से लेकर 1935 तक कौन से कानून पारित किए गए अंग्रेजों के द्वारा। तो 1858 से 1935 के बीच ब्रिटिश शासन ने भारत में कई संवैधानिक अधिनियम पारित किए। इन अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को वास्तविक सत्ता देना नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक शासन को अधिक मजबूत, संगठित और नियंत्रित बनाना था। फिर भी इन अधिनियमों ने भारत में आधुनिक प्रशासन, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक विकास की नींव रखी। 1858 का भारत शासन अधिनियम देखें। 1857 के विद्रोह के बाद क्रांति हुई थी ना 1857 में, उसके बाद में 1858 का अधिनियम लाया गया। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। उदाहरण देखिए, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। इसका मुख्य लक्षण था केंद्रीकृत प्रशासन, यानी कि वायसराय के पास में सबसे ज़्यादा ताकत हो और ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण यहाँ पे हो। 1861 और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम, ये देखिए 1861 के अधिनियम ने विधायी परिषदों में कुछ भारतीयों को नामित करने की व्यवस्था की ताकि शासन की प्रक्रिया में भारतीय भी शामिल हो जाएं। यह प्रतिनिधित्व की शुरुआत थी, लेकिन सत्ता जो है ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में रहती थी, यानी कि अंतिम निर्णय वो अंग्रेज ही करते थे। 1892 के अधिनियम ने परिषदों का विस्तार किया, बजट पर सीमित चर्चा की अनुमति दी। उदाहरण के लिए भारतीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति उनके पास में थी ही नहीं। 1909 का अधिनियम देख ले। अब 1909 के अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत करना। तो पृथक निर्वाचन मंडल मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि अगर किसी इलाके से मुसलमान नेता खड़ा हो रहा है
और तो उसको मुसलमान के अलावा कोई वोट नहीं दे सकता। ये था पृथक निर्वाचन मंडल और इससे सांप्रदायिकता की भावना फैली, धर्मों के आधार पर विभाजन बढ़ा समाज में। इससे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक आधार को बढ़ावा मिला। उदाहरण के लिए मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवार को चुन सकते थे। यह ब्रिटिशों के फूट डालो और राज करो नीति का उदाहरण था कि मुसलमान को सिर्फ मुसलमान ही वोट देगा, हिंदू को सिर्फ हिंदू वोट देगा। 1919 का अधिनियम देखिए। 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया, यानी कि 2 स्तर पर शासन लागू किया गया प्रांतों में। प्रांत यानी कि स्टेट। विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित भागों में बांटा गया। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय भारतीय मंत्री को मिले, जबकि पुलिस और वित्त ब्रिटिश अधिकारियों के पास रहे। इससे भारतीय को सीमित प्रशासनिक अनुभव तो मिला, पर वास्तविक सत्ता उसको नहीं मिली थी भारतीय को। 1935 का भारत अधिनियम देखिए। 1935 का जो अधिनियम सबसे बड़ा था, सबसे विस्तृत था। इसमें भारत प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय व्यवस्था और शक्तियों के विभाजन की बात कही गई। 1937 में इसके आधार पर प्रांतीय चुनाव हुए और कई प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। संवैधानिक सभा की दार्शनिक और वैचारिक पृष्ठभूमि की व्याख्या करें। वापस से देख लो, कीवर्ड रट लो अगर आपको पूरा सवाल नहीं याद हो रहा तो। संवैधानिक सभा कहीं पर भी आ जाए और दार्शनिक और वैचारिक भूमि कहीं पर भी आ जाए तो ये सब आप लिख देना। संवैधानिक सभा की दार्शनिक और वैचारिक पृष्ठभूमि की व्याख्या करें। आंसर देखिए, भूमिका। भारतीय संविधान सभा केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी, बल्कि वह स्वतंत्र भारत के भविष्य, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की दिशा तय करने वाला एक मंच था। इसकी दार्शनिक और वैचारिक पृष्ठभूमि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष के अनुभवों और सामाजिक सुधार आंदोलनों को और विश्व के लोकतांत्रिक विचारों से बनी थी। स्वतंत्रता और लोकतंत्र का विचार देखिए। संविधान सभा की सबसे प्रमुख वैचारिक आधारशिला स्वतंत्रता और लोकतंत्र थी। ब्रिटिश शासन में भारतीयों ने राजनीतिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता और स्वशासन की मांग की थी, यानी कि हमें भी नीति निर्माण में भाग दिया जाए और हमें भी शासन प्रक्रिया में स्थान दिया जाए। इसलिए संविधान सभा ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का निर्णय लिया। उदाहरण के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो। समानता और सामाजिक न्याय। संविधान सभा का दूसरा बड़ा आधार समानता और सामाजिक न्याय था। भारतीय समाज में जाति, छुआछूत, लैंगिक असमानता और आर्थिक विषमता जैसी समस्याएं थी। इसलिए संविधान में समानता का अधिकार, छुआछूत का अंत और कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं अथवा प्रावधान किए गए। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, यानी कि SC/ST के लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था इसी सामाजिक न्याय की सोच का परिणाम थी। धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता देख लो। भारत अनेक धर्मों, भाषा और संस्कृति वाला देश है, इसलिए संविधान सभा ने धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया, यानी कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रीय धर्म क्या है? इस्लाम है ना, लेकिन भारत का कोई विशेष धर्म है ही नहीं। सभी धर्मों को यहाँ पे मान सम्मान से देखा जाता है, इक्वली रिस्पेक्ट की जाती है और भारत धर्म के मामले में तटस्थ रहता है। लेकिन अगर किसी धर्म में बुराई है, किसी का नुकसान हो रहा है किसी धार्मिक प्रथा से, जैसे कि 3 तलाक खत्म हो गया, इसके अलावा हिंदू धर्म में सती प्रथा को ख़त्म किया गया, तो दोस्तों भारत में धर्मनिरपेक्षता कुछ इस तरह की है। इसका अर्थ है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य किसी एक धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देगा, प्रोटेक्शन नहीं करेगा, जब बल्कि सभी धर्मों को सम्मान देगा। उदाहरण के लिए नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने, आप अपनी पसंद का धर्म मान सकते हैं, वो बात अलग है। आप परिवार वाले धर्म के लोग कुछ बातें कहेंगे, लेकिन संविधान इजाज़त देता है कि आप धर्म मान सकते हैं, नहीं मान सकते, अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में भी जा सकते हैं और उसका पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। उदारवाद और संवैधानिकता। संविधान सभा उदारवादी विचारों से प्रभावित थी। व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब उदारवाद का मतलब दोस्तों व्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें की जाती हैं, कानून के शासन की बातें की जाती है, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसी विचारधारा से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई सरकार किसी नागरिक के अधिकार का उल्लंघन करती है तो वह न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसद में विधायिका की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। आ चुका है, 2 बार आज आया हुआ है। भारत के संसद में विधायिका की प्रक्रिया को बताओ। तो भूमिका देखो, भारत की संसद देश के सर्वोच्च विधायिका है, यानी कि सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित और लोकतांत्रिक है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की भूमिका होती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कानून विचार विमर्श, बहस और बहुमत की सहमति से बने, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है, नेता जिस कानून को सपोर्ट करे वैसे ही कानून बनना चाहिए। विधेयक का प्रस्तुतिकरण। किसी भी कानून की शुरुआत विधेयक से होती है। देखो कानून कैसे बनता है संसद में, वो समझा रहा हूँ। विधेयक किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा संसद में पेश किया जा सकता है। यदि सरकार विधेयक लाती है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। यदि कोई सांसद निजी रूप से विधेयक लाता है तो उसे निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य,
कर व्यवस्था या महिला सुरक्षा से जुड़ा कानून विधेयक के स्वरूप में संसद में लाया जाता है। प्रथम वाचन देखिए, प्रथम वाचन में विधेयक का केवल परिचय करवाया जाता है। इसमें विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य बता दिया जाता है। सामान्यतः इस चरण में अधिक डिस्कशन नहीं होता। इसका उद्देश्य सदन को यह बताना होता है कि कौन सा नया कानून प्रस्तावित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें विधेयक पर विस्तार से चर्चा होती है। सांसद उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क रखते हैं और आवश्यकता होने पर विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाता है। संसद की काफ़ी सारी समितियाँ होती हैं, उनके पास जाता है विधेयक। विधेयक जो समिति कमेटी होती है वो विधेयक की कमियों, प्रभावों और सुधारों की जांच करती है। उदाहरण के लिए यदि पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा विधेयक है तो समिति उद्योग, पर्यावरण और आम जनता पर उसके प्रभाव को देख सकती है। तृतीय वाचन और मतदान। तृतीय वाचन में विधेयक के अंतिम रूप पर संक्षिप्त बहस होती है। इसके बाद मतदान कराया जाता है। यदि सदन में बहुमत विधेयक के पक्ष में हो, यानी कि 100 में से 50 से ज़्यादा लोग अगर उस विधेयक के सपोर्ट में, तो विधेयक पारित माना जाता है। फिर वही विधेयक दूसरे सदन में जाता है, यानी कि लोकसभा से राज्यसभा में चला गया। वहाँ लगभग वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। दोनों सदनों और राष्ट्रपति की भूमिका। यदि दोनों सदन विधेयक पारित कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा की भूमिका अधिक शक्तिशाली होती है, जबकि राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। आगे देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन की चर्चा करें। आगे देखिए, तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन कैसे किया गया वो समझा रहा हूँ। भारत का संविधान संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है, यानी कि यहाँ पर राज्यों के पास में भी और केंद्र के पास में, दोनों के पास में अधिकार हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक मजबूत केंद्र की कल्पना की गई है। भारत में सेंटर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ताकतवर है और आपातकाल इमरजेंसी में तो और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, ताकि शासन सुचारू रूप से चले, राष्ट्रीय एकता बनी रहे और राज्यों को भी अपने क्षेत्रीय विषयों पर काम करने की स्वतंत्रता मिले। पहला संवैधानिक आधार। भारत में शक्ति विभाजन का आधार संविधान की 7वीं अनुसूची है। इसमें 7वीं अनुसूची में या 7th शेड्यूल में आपको 3 सूचियाँ दी गई हैं, 3 लिस्ट दी गई हैं। पहला संघ सूची, तो इसमें ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे विषय शामिल होता है जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरा लिस्ट है या दूसरा सूची है राज्य सूची। तो राज्य सूची के विषयों पर सिर्फ और सिर्फ, मतलब अगर बात करें सामान्य रूप पे, तो राज्य सरकार बनाती है। विशेष परिस्थितियों में जैसे आपातकाल इमरजेंसी लग गया तो राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र बना सकता है कानून। और समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के सहयोग करके कानून बनाते हैं। इन सूचियों के आधार पर यह तय होता है कि कौन सा विषय केंद्र के अधिकार में होगा, कौन सा राज्य के अधिकार में। संघ सूची देखिए, संघ सूची में वे विषय रखे गए हैं जिनका संबंध पूरे देश की एकता, सुरक्षा और व्यापक हित से है, इनके सभी का भला हो। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है। उदाहरण के लिए रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा यानी कि पैसा, करेंसी, नोट, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डाक तार और नागरिकता जैसे विषय संघ सूची में आते हैं। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र के नियंत्रण में रखे गए हैं। तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों दूसरा लिस्ट है हमारे पास में राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। राज्य सूची में वे विषय हैं जिनका संबंध स्थानीय प्रशासन और जनता के दैनिक जीवन से अधिक होता है। इन पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। विधानमंडल का मतलब राज्य की विधानसभाएं और विधान परिषद। उदाहरण के लिए पुलिस, लोक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, कृषि और स्थानीय सरकार और भूमि जैसे विषय पर राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इससे राज्यों को अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नीति बनाने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट देखिए समवर्ती सूची, तो कनकरेंट लिस्ट इसको कहते हैं अपन। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, विवाह, दत्तक ग्रहण, वन, श्रम कल्याण और आपराधिक कानून इसमें आते हैं समवर्ती सूची में। लेकिन यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो वहाँ पर सामान्यतः केंद्र का कानून ही लागू माना जाएगा। समालोचना पक्ष देखिए, भारतीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन स्पष्ट है, फिर भी केंद्र की स्थिति अधिक मजबूत है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास में है। अवशिष्ट शक्ति मतलब रेजिडरी पावर, तो ऐसी शक्तियाँ जिनका उल्लेख दोस्तों संविधान में नहीं है ना, तो ऐसे विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। एग्जाम्पल बताओ, आप खुद ही बताओ। अब जैसे कि साइबर सुरक्षा है, तो ये विषय अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आएगा और इस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। अगला देखिए आपातकाल, राज्यपाल की भूमिका। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय निर्भरता के कारण राज्यों की स्वायत्ता यानी कि स्वतंत्रता कभी कभी सीमित हो जाती है। फिर भी सहकारी संघवाद यानी कि केंद्र और राज्य मिलकर के सहयोग करें, इसके माध्यम से केंद्र और राज्य मिलकर विकास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे और ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे ही हैं दोस्तों, आपको पता है कि कुछ भी आ सकता है, रैंडमली कुछ भी सवाल
पूछा जा सकता है, तो हमें हर क्वेश्चंस आना चाहिए, कम से कम देख के तो एक बार ज़रूर जाइए। संविधान की 5वीं अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता बता दो। तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। कुल मिला के क्या है कि जैसे कि मान लो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पे आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं। तो दोस्तों इनके इलाकों में जो कानून है वो थोड़ा बदल करके लागू किया जाता है ना, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, परंपरा, जीवन पद्धति अलग होती है। जैसे कि दिल्ली में जो कानून लागू होगा उसमें थोड़ा बदलाव करके दोस्तों इन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। तो 5वीं अनुसूची में ये जो बातें लिखी हैं, 5वीं अनुसूची में दोस्तों जो कानून प्रशासन की बातें लिखी हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी समाज की भूमि, संस्कृति, परंपरा और जीवन पद्धति, यानी कि इन लोगों का जो जीवन जीने का तरीका वो थोड़ा डिफरेंट है, की रक्षा करना है। ये व्यवस्था उन राज्यों पे लागू होती है जहां आदिवासी आबादी अधिक है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। और राजस्थान के अंदर जैसे कि मीणा जनजाति है और भील जनजाति है। संविधान के अनुच्छेद 244 सब क्लोज 1 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवस्था देखिए। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति ही किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा बढ़ा या घटा बदल सकता है। इसका इसलिए महत्व अधिक है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सामान्य क्षेत्रों से अलग होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में आदिवासी आबादी अधिक है, इसलिए वहाँ विशेष प्रशासनिक ध्यान की आवश्यकता होती है। राज्यपाल की विशेष भूमिका देखेंगे दोस्तों। 5वीं अनुसूची में आपको बातें लिखनी है। 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ दी गई। राज्यपाल तय करता है कि राज्य का कोई कानून अनुसूचित क्षेत्र में पूरी तरह लागू होगा या आंशिक रूप से, यानी कि उसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव करके लागू होगा या लागू नहीं होगा। राज्यपाल तय करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को इन क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट भी भेजता है। इसका उद्देश्य यह है कि सामान्य कानून आदिवासी हितों को नुकसान ना पहुँचाए। जनजातीय सलाहकार परिषद, इस अनुसूची यानी कि 5वीं अनुसूची दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जनजातीय सलाहकार परिषद है। ऐसे राज्य जहां पर अनुसूचित क्षेत्र हैं या शेड्यूल्ड एरिया है, वहां पर ये काउंसिल या परिषद बनाई जाती है। इसमें अधिकांश सदस्य अनुसूचित जनजाति के विधायक होते हैं। इसका काम आदिवासी कल्याण से जुड़े विषयों पर राज्यपाल को सलाह देना है। उदाहरण के लिए भूमि हस्तांतरण यानी कि ज़मीन ट्रांसफ़र करना, शिक्षा, आजीविका यानी कि लाइवलीहुड या कोई आपका काम हो सकता है, और वन अधिकार जैसे मुद्दों पर यह परिषद सुझाव दे सकती है। भूमि और संस्कृति की सुरक्षा, 5वीं अनुसूची आदिवासी भूमि को बाहरी लोगों द्वारा शोषण से बचाने का प्रयास करती है। कई राज्यों में आदिवासी भूमि के गैर आदिवासियों को हस्तांतरण पर रोक लगाती है। जैसे कि नागालैंड है, वहाँ पे नागा जनजाति है। अगर मान लो कोई दिल्ली का व्यक्ति वहाँ पे ज़मीन खरीदना चाहे तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों वो यहाँ पे लिखी हैं। इससे आदिवासी समाज की आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है। समालोचनात्मक दृष्टि देखिए, दृष्टि मतलब कुछ नज़र देखिए। फिर भी इस व्यवस्था में कुछ कमियां हैं। कई बार जनजातीय सलाहकार परिषद केवल औपचारिक संस्था बन के रह जाती है। राज्यपाल की शक्तियों का प्रभावी उपयोग नहीं होता। खनन यानी कि कोई माइनिंग है, जैसे कि लोहा मिल गया, तांबा मिल गया, तो वहाँ पे खनन चल रहा है। वन भूमि अधिग्रहण, जंगल की ज़मीन है दोस्तों अधिग्रहित की जा रही है। और विस्थापन जैसी समस्याएं आज बनी हुई। विस्थापन का मतलब जनजातियों को दोस्तों जंगल छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर अनेक कंपनियाँ स्थापित हो जाती है माइनिंग की, खनन की। तो ये समस्या लिख सकते हो। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची की विशेषता बताएं। मैं आपको कह रहा हूँ आप 2 वीडियो को देख जाओ कैसे भी करके, भले ही 3 की स्पीड में देखो, भले ही 50 की स्पीड में देखो, लेकिन आपको वीडियो देखने, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे सवाल एक साथ मिलेंगे और आपको कहीं पर यूट्यूब में ऐसा नहीं मिलेगा। 40-50 सवाल कोई आपसे डिस्कस नहीं करता दोस्तों, क्योंकि टाइम लगता है। देखो 5वीं अनुसूची रट ली हमने, अब 6वीं अनुसूची और रट लेते हैं। बस 2 अनुसूची आपको रटनी है। तो 6th शेड्यूल में के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी एक विशेष व्यवस्था है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियों की पहचान, संस्कृति, परंपराओं और भूमि अधिकारों की रक्षा करना है। दोस्तों 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में लगभग सेम बातें हैं, लेकिन 6ठी अनुसूची दोस्तों कहाँ पे लागू होती है वो याद रख लो। यह अनुसूची 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ AMTM। ए का मतलब आसाम, M का मतलब मेघालय, T का मतलब त्रिपुरा और M का मतलब मिजोरम। AMTM के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में लागू होती है। स्वायत्त जिला परिषद है यहाँ पर भी। स्वायत्त का मतलब दोस्तों स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाली एक जिला परिषद होती है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसको कहते हैं, ADC। 6वीं अनुसूची की सबसे बड़ी विशेषता स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना है। इन परिषदों को स्थानीय शासन चलाने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक परिषद में निर्वाचित सदस्य होते हैं।
यानी कि चुने हुए सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, मतलब कुछ मेंबर हैं राज्यपाल नियुक्त करता है यहाँ पे। उदाहरण के लिए असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद है। बोडोलैंड क्या है दोस्तों, असम का ही एक भाग है, ठीक है, असम का ही एक भाग है जहाँ पर बोडो जनजाति रहती है। और मेघालय में खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद इसी व्यवस्था से जुड़ी हुई मानी जाती है। खासी क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहाड़ी भी है और वहाँ पे खासी जनजाति रहती है। तो परिषदें हैं, ये स्वायत्त जिला परिषदें होती हैं, तो अपने हिसाब से कानून नीतियाँ बनाती हैं। कानून बनाने की शक्ति इन परिषदों को, यानी कि जो स्वायत्त जिला परिषदें होती हैं, इनको स्थानीय विषयों पर कानून बनाने की पावर प्राप्त है। वे भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम प्रशासन, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सामाजिक रीति रिवाजों से जुड़े नियम बना सकते हैं। इसका लाभ यह है कि जनजातीय समाज अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन जी सकता है। उदाहरण के लिए किसी जनजातीय क्षेत्र में जो ज़मीन है बाहरी लोगों को बेचने पर कंट्रोल लगाया जा सकता है। नहीं तो दोस्तों इनके जो जंगल है, इनके जो पहाड़ हैं, हर कोई खरीद लेगा तो इनकी संस्कृति ही खत्म हो जाएगी। इसलिए स्वायत्त जिला परिषद बनाई गई है। वित्तीय अधिकार देखो, 6वीं अनुसूची के अंतर्गत परिषदों को कुछ कर यानी कि टैक्स, शुल्क और राजस्व वसूलने का अधिकार भी मिलता है। वे बाजार, मेला, पशु, सड़क और जल उपयोग आदि पर टैक्स लगा सकती हैं, स्वायत्त जिला परिषदें। इससे परिषदों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए आर्थिक आधार मिलता है। यानी कि दोस्तों जब स्वायत्त जिला परिषद के पास पैसा आता है, टैक्स वसूलती हैं, तो दोस्तों उस पैसा का उपयोग ये विकास के कामों में कर सकते हैं, सड़कें बनवा सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं आदि कार्य। न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार देखिए, इन परिषदों को स्थानीय विवादों के समाधान के लिए न्यायिक अधिकार भी दिए गए हैं। वे परंपरागत कानून के आधार पर छोटे मामलों का निपटारा कर सकते हैं। इसके अलावा ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्वच्छता और ग्राम विकास जैसे कार्यों में भाग लेती हैं। महत्व और आलोचनात्मक दृष्टि देखिए, 6वीं अनुसूची जनजातीय स्वशासन, सांस्कृतिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करती है। यह विविधता में एकता की भावना को बढ़ाती है। लेकिन कई जगह परिषदों में भ्रष्टाचार है, लोग पैसे ही खा जाते हैं, सीमित धन है इनके पास, राजनीतिक हस्तक्षेप यानी कि नेताओं की काफ़ी ज़्यादा चलती है, लोगों की सुनते नहीं हैं, और प्रशासनिक कमजोरी जैसी समस्याएं दिखाई देती है स्वायत्त जिला परिषदों में। आगे देखेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है 3-4 बार। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, तो भारतीय संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत यानी कि बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं और महत्वपूर्ण संविधानों में से एक है। लिखा हुआ संविधान है, लिखित संविधान है। यह केवल शासन चलाने का डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक, सामाजिक और न्यायपूर्ण भविष्य का मार्गदर्शक भी है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ ना, सेक्युलरिज्म इसको कहते हैं इंग्लिश में। यानी कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों को समान नज़र से देखा जाता है। और बंधुत्व यानी कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी जैसे मूल्यों को विशेष स्थान दिया गया है। पहला विशेषता लिखे हैं लिखित और विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान लिखित संविधान है। इसमें केंद्र, राज्य, न्यायपालिका और नागरिक अधिकारों और प्रशासन से जुड़े नियम स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। भारत जैसे विविधता वाले देश में विस्तृत संविधान आवश्यक था ताकि शासन में स्पष्टता बनी रहे। सेकंड हेडिंग लिखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। तो मैं बता चुका हूँ ना, इसका मतलब कि वास्तविक जो ताकत है वो प्रधानमंत्री के पास में होती है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करता है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं जो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोकसभा सरकार में विश्वास ना रखे तो सरकार गिर सकती है। थर्ड देखिए संघात्मक व्यवस्था लेकिन मजबूत केंद्र है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। चाहे प्रशासनिक स्तर पे देखें, विधायी स्तर पे देखें, वित्तीय स्तर पे देखें, तो सबके पास में अपने अपने राइट होते हैं, अधिकार होते हैं। इसलिए यह संघात्मक संविधान है। लेकिन आपातकाल, इमरजेंसी की स्थिति आ जाए, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 ये आपातकाल से जुड़े हैं, मैं बता चुका हूँ। कुमार रक्षा, विदेश नीति और राज्यों पर कंट्रोल जैसे मामलों में केंद्र को अधिक पावर दी गई है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, यानी केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि आप रहने दो, कानून हम ही बनाएंगे आपके लिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देख लें। भारतीय संविधान ने हर वयस्क नागरिक को यानी कि 18 साल से ऊपर जो सिटीजन है, नागरिक है, उसको मतदान यानी कि वोट देने का अधिकार दिया गया, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या संपत्ति कुछ भी हो। यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता, क्योंकि इससे आम जनता, चाहे मजदूर हो, आदिवासी हो, सब शासन निर्माण में भाग लेते हैं। आगे देखें 5 मौलिक अधिकार और कर्तव्य। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो मौलिक अधिकार हैं, है ना, मूलभूत अधिकार, वो आपके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। लेकिन आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक ही पढ़ते हैं अपन तो, जैसे समानता, स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता। साथ ही नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि संविधान राष्ट्रीय ध्वज और देश की एकता का वो सम्मान करें। छठा हेडिंग है, मोबाइल स्क्रीन रोटेट कर ले प्लीज़।
और इस वीडियो का स्पीड बढ़ा लें तो अच्छा होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों द्वारा सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने की दिशा दी गई है। मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं ये दोस्तों। सिद्धांत होते हैं, निर्देश देने का काम करते हैं, दिशा देने का काम करते हैं कि सरकार है नागरिकों की भलाई के लिए अच्छे अच्छे कानून नियम बनाए। उदाहरण के लिए गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण की नीतियाँ इसी भावना से बनती है। 7वां हेडिंग है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में जो कोर्ट है वो स्वतंत्र होती है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करता है और असंवैधानिक कानून यानी कि कानूनों को रद्द कर सकता है, यानी कि ऐसे कानून जो कि संविधान के खिलाफ चले जाते हैं उनको रद्द कर सकता है कोर्ट। इससे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। आगे देखिए एक और सवाल, बढ़िया सवाल ये है, भारतीय संविधान के बुनियादी दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन करें। भारतीय संविधान के बुनियादी दार्शनिक सिद्धांत क्या हैं? तो भारतीय संविधान केवल शासन चलाने का डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये तो भारत के सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक जीवन का मार्गदर्शक भी, यानी कि हमें एक देश के नागरिक होने के नाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताता है। इसके बुनियादी यानी कि जो मूल है, मूल कॉन्सेप्ट, दार्शनिक सिद्धांत मुख्य रूप से प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों और संवैधानिक संस्था में दिखाई देते हैं। संवैधानिक संस्था मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानमंडल। ये सिद्धांत भारत को न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और लोकतांत्रिक समाज बनाने का लक्ष्य रखते हैं। आगे देखेंगे न्याय का सिद्धांत। भारतीय संविधान दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पे बल देता है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव है उसको समाप्त करना। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि समाज के जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं, है ना, जैसे कि SC ST OBC और अब तो जनरल कैटेगरी में भी EWS कैटेगरी को डाल दिया गया है, तो ये कमज़ोर वर्गों को आगे बढ़ाने का अवसर मिले। उदाहरण के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये होता है आर्थिक न्याय का मतलब। स्वतंत्रता सिद्धांत क्या है? संविधान है नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति यानी कि अपने जो बातें रखने का मौका देता है। विश्वास, है ना, धर्म और उपासना की यानी कि किसी भी भगवान को पूजे या ना पूजे, धर्म को अपनाए ना अपनाए, सभी की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब है व्यक्ति अपनी सोच रख सकता है, अपनी राय व्यक्त कर सकता है और अपनी पसंद का धर्म मान सकता है। उदाहरण के लिए कोई नागरिक सरकार की नीतियों की शांतिपूर्ण आलोचना कर सकता है, यानी कि अगर आपको सरकार के बनाए गए कानून, नीति, नियम पसंद नहीं आते हैं तो आप कमियां निकाल सकते हैं। समानता का सिद्धांत देखिए। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कानून के सामने समान मानता है, यानी कि कोई गरीब है चाहे अमीर है, सब गरीब है या अमीर है सबको बराबर न्याय मिलेगा। समानता का मतलब केवल एक जैसा व्यवहार नहीं बल्कि कमजोर वर्गों को विशेष सहायता देकर बराबरी के स्तर पर लाना भी है। उदाहरण के लिए महिलाओं और वंचित वर्ग मतलब जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति समाज में कमजोर है उनको कहते हैं वंचित वर्ग। डेप्राइव्ड सेक्शन के लिए विशेष प्रावधान समानता को वास्तविक बनाने का प्रयास है। बंधुत्व और गरिमा देख ले। संविधान बंधुत्व की भावना पर जोर देता है जिससे समाज में भाईचारा, सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। यह प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को महत्व देता है। उदाहरण के लिए छुआछूत का अंत व्यक्ति गरिमा की रक्षा का एक बड़ा कदम था। लोकतंत्र और गणराज्य और धर्मनिरपेक्षता इस हेडिंग में लिखना दोस्तों। भारतीय संविधान है जनता को शासन का स्रोत मानता है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे जनता के पास में सबसे ज़्यादा ताकत है। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि आप PM को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखता है और किसी एक धर्म को विशेष संरक्षण या उस पर विशेष फोकस नहीं देता है। भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट के काम क्या है वो बताने हैं। तो भारतीय संसद आप बताएंगे देश की सबसे बड़ी विधायी संस्था है, यानी कि यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं और ये सर्वोच्च सबसे बड़ी संस्था है कानून बनाने की। यह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। रट लो इसको, संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं बल्कि यह सरकार को नियंत्रित करती है, जनता की समस्या को उठाती है और लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। लगता है कि लोकतंत्र वास्तव में यहीं पे मौजूद है। ये हमारी भारतीय संसद काम करती है। जीवंत का ये मतलब है, इसलिए संसद को भारतीय लोकतंत्र का केंद्रीय स्तंभ भी कहा जाता है। कानून निर्माण का कार्य देखो, संसद का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कानून बनाना, लॉ बनाना। देश की आवश्यकता के अनुसार संसद नए कानून बनाती है और पुराने कानूनों में परिवर्तन भी करती है। उदाहरण के लिए शिक्षा, टैक्स, अपराध, पर्यावरण और सामाजिक न्याय से जुड़े कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं। कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के बाद में पारित होता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ही कानून बनता है। वित्तीय कार्य देखो, संसद जो है देश की इनकम और खर्च पे भी कंट्रोल रखती है। सरकार हर वर्ष बजट संसद में पेश करती है, बजट संसद में पेश करती है सरकार हर साल। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार कोई कर, टैक्स नहीं लगा सकती और ना ही सरकारी धन है खर्च कर सकती है। उदाहरण के लिए केंद्रीय बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और कृषि पे होने वाला जो खर्च है,
खर्च की चर्चा संसद में होती है कि आपने 500 करोड़ रुपए कहाँ लगाए, हिसाब किताब दो। तो ये संसद में चर्चा होती है। सरकार पे नियंत्रण, संसद कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद को जवाबदेह बनाता है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव चर्चा और संसदीय समितियों के माध्यम से जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सरकार से जवाब मांगते रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी योजना में भ्रष्टाचार या देरी होती है तो सांसद संसद में प्रश्न उठाकर है ना सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकते कि आप डिले क्यों कर रहे हो इस योजना के अंदर। प्रतिनिधित्व और चर्चा देखिए, संसद जनता की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों वर्गों जैसे कि व्यापारियों का वर्ग, किसानों का वर्ग, प्रशासनिक अधिकारियों का ये वर्ग होते हैं और समुदाय की समस्याएं सांसदों के माध्यम से संसद में रखी जाती हैं। उदाहरण के लिए किसान आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों पर संसद में बहस डिबेट होती है। फिर एक और काम संवैधानिक और चुनावी कार्य, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं में, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाना, जैसी प्रक्रियाओं में भी संसद की भूमिका होती है। इससे संसद जो है संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति का परीक्षण कीजिए। मतलब कौन ताकतवर, किसके पास में कैसी शक्ति है वो आपको बता देना है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति, तो भूमिका इंट्रो देखिए, सबसे प्यारी भूमिका लिखेंगे इंट्रो, मस्त होना चाहिए तभी अच्छे नंबर मिलेंगे, सही बता रहा हूँ ईमानदारी से। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और पीएम जो दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण पद हैं, लेकिन दोनों की वास्तविक स्थिति अलग अलग है। राष्ट्रपति तो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है ना, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास, प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि ये वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है जो कानून बनाते हैं, कानून को लागू भी करते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए शासन की वास्तविक शक्ति पीएम और उसके जो मंत्री होती है मंत्रिपरिषद के हाथों में रहती है। राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख जिक्र किया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि भारत के जितने भी काम हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति के नाम पे ही करवाए जाएंगे। सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह पीएम की नियुक्ति करता है और मंत्रियों को नियुक्त करता है। संसद का सत्र बुलाता है, सेशन बुलाता है संसद का, कौन, राष्ट्रपति। विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है और तभी तो फाइनल कानून बनता है। विधेयक पर अगर राष्ट्रपति साइन हो गए तो अंतिम रूप से कानून बन जाएगा और आपातकाल की घोषणा भी उसी के नाम से होती है। लेकिन व्यवहार में अगर प्रैक्टिकल में देखें तो दोस्तों राष्ट्रपति अपनी अधिकांश शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। मतलब अपना विवेक थोड़ा कम लगाता है, अपना बुद्धि कम लगाता है और मंत्रिपरिषद जो कहता है वैसा ही करता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करना होता है। इसलिए राष्ट्रपति को प्रायः नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है, क्योंकि अपने विवेक और बुद्धि से बहुत कम डिसीजन राष्ट्रपति लेता है। मंत्रिपरिषद जो बोलेगा वैसा ही काम करना पड़ता है। प्रधानमंत्री स्थिति क्या भाई, प्रधानमंत्री भारतीय शासन व्यवस्था का वास्तविक केंद्र है। अनुच्छेद 75 के अनुसार जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन वह सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है ना। जैसे कि बीजेपी पार्टी को मेजोरिटी मिली, 2014 में मिली, 2019 में मिली और अब गठबंधन की सरकार है। गठबंधन का मतलब अनेक पार्टियां सहयोग करके शासन चलाते, जैसे कि बीजेपी पार्टी एनडीए गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा होता है। तो जो पीएम होता है कौन होता है, बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और सरकार की नीतियों, प्रशासन और संसद में सरकारी कामों का संचालन करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी भी होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों की जानकारी देता है। उदाहरण के लिए आर्थिक नीति, विदेश नीति, बजट योजनाएं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो बड़े डिसीजन हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए जाते हैं। अब समालोचनात्मक परीक्षण देखिए, यानी कि कुछ कमियां निकालेंगे यहाँ पे। राष्ट्रपति पूरी तरह से शक्ति ही नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि दोस्तों राष्ट्रपति के पास पावर ही नहीं है कुछ। यदि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ना हो तो दोस्तों राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करने में अपना विवेक बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर मान लो किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, 50% प्लस एक वोट नहीं मिला, तो पीएम है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री नियुक्त करने में अपना बुद्धि लगा सकता है। वह किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकता है। यानी कि अगर मान लो किसानों से भलाई से संबंधित, महिला सशक्तिकरण से संबंधित अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति पास है, राष्ट्रपति पसंद नहीं है वो विधेयक, तो दोस्तों वो कह सकता है कि वापस से विचार कर लो इस पर। वही प्रधानमंत्री की शक्ति बहुमत दलगत समर्थन की पार्टी अगर समर्थन देती रहे और राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। यदि प्रधानमंत्री को लोकसभा का विश्वास खोना पड़ जाए तो पूरी की पूरी सरकार गिर सकती है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। आगे देखेंगे एक और शानदार सवाल, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों अथवा उपबंधों
का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। आपातकाल प्रावधान यानी कि एमरजेंसी प्रोविजंस। तो मैं करवा देता हूँ क्योंकि दोस्तों कुछ भी आ सकता है, तो मैं तो सारे टाइप के सवाल ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम के बाद में एक ध्यान जरूर रखना, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके लिए मैं कम से कम 3 घंटे के लिए मेहनत कर रहा हूँ कंटेंट बनाने में और दोस्तों कंटेंट को डिलीवर करने में। तो इतना तो बनता, 10 सेकंड लगता, लेकिन आप कमेंट करते नहीं, इग्नोर करते हो, ये अच्छी बात थोड़ी है। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों या उपबंधों का समालोचनात्मक वर्णन करें। तो ठीक है, भूमिका देखेंगे। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से असाधारण परिस्थितियों में केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ दे दी जाती है। जैसे कि दोस्तों अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल कब होता है, जब कोई देश हमला कर दे भारत पर या फिर भारत के लोग हथियार उठा लें, तो आर्टिकल 352 है, उसके अनुसार दोस्तों देश में इमरजेंसी आपातकाल लग जाएगी और राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा अनाउंस करता है। इसका उद्देश्य देश की एकता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और संवैधानिक शासन की रक्षा करना है। संविधान में मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध दिए गए। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। इसमें अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबिलियन यानी कि जनता है वो हथियार उठा ले की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और राज्यों की स्वायत्ता यानी कि उनकी स्वतंत्रता है कम हो जाती है। उदाहरण के लिए 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया दिया गया, जिसने नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डाला, मतलब बहुत सारे लोग हैं जेलों में डाल दिए गए। बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया, यानी कि लोग हथियार उठाएंगे तभी आप इमरजेंसी लगाना, ताकि इसका दुरुपयोग कम हो सके। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद 352 का मिसयूज हो रहा था। राज्य आपातकाल देखें, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए, यानी कि उस राज्य का जो नियम कानून है संविधान के अनुसार ना चले, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है वहाँ पे। इसमें राज्य की निर्वाचित सरकार हटाकर राज्य का प्रशासन केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। उदाहरण के लिए कई बार राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता होती है या बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक दुरुपयोग काफ़ी बार हुआ है। देखें SR बोमई मामले में, यानी कि एक केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, तो SR बोमई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई अनुच्छेद 356 का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। कई बार केंद्र सरकार फ़ायदा उठाने के लिए ज़बरदस्ती ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवा देती थी और झूठ बोलते थी कि यहाँ पे कानून नियम संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, अपने कुछ फ़ायदों के लिए। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि देश की वित्तीय स्थिरता या साख का खतरा, यानी कि देश में दोस्तों पैसा ना बचे, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसमें केंद्र सरकार राज्यों के वित्तीय मामलों पर अधिक नियंत्रण रखती है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। समालोचना परीक्षण देखें, आपातकालीन प्रावधानों का पॉजिटिव पक्ष ये है कि ये संकट के समय देश को मजबूत नेतृत्व और जल्द से फटाफट निर्णय की सुविधा देते हैं। युद्ध हो गया, विद्रोह, वित्तीय संकट यानी कि पैसे खत्म हो गए या संवैधानिक विफलता जैसी स्थितियों में ये प्रावधान आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष भी गंभीर है। इसके कारण संघीय ढांचा कमज़ोर हो सकता है, नागरिक अधिकार सीमित हो सकते हैं, जिससे कि 1977 में 75 में दोस्तों जब आपातकाल लगा ना, तो नागरिकों के अधिकार को छीन लिया गया और केंद्र की शक्ति अधिक बढ़ जाती है। 1975 का आपातकाल इसका प्रमुख उदाहरण है, जब प्रेस यानी कि अखबारों पर, मीडिया पर कंट्रोल किया गया, अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हुई थी। आगे देखेंगे कितने सवाल और रह गए। हाँ बस एक बड़ा सवाल है, फिर छोटे छोटे सवाल पढ़ेंगे अपन। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था के कार्य प्रणाली की व्याख्या करें। और दोस्तों आप कहोगे तभी मैं वीडियो नंबर 2 बनाऊंगा, ऐसे नहीं बनाऊंगा। कमेंट करना वीडियो नंबर 2 के लिए कि सेट नंबर 2 भी चाहिए, तभी बनाऊंगा मैं। ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी, कम से कम 10 कमेंट तो चाहिए आपकी तरफ से। भारत में न्यायिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली की व्याख्या करें, कैसे कोर्ट्स वगैरह चलते हैं, कैसे फंक्शन होता है। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला में से एक है। इसका मुख्य काम कानून की व्याख्या करना, विवादों का समाधान करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर आता है, इसके नीचे हाई कोर्ट आता है या उच्च न्यायालय, और फिर अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जैसे कि जिला अदालत, ये सब इनको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। न्यायालय की संरचना देखिए, भारत की न्यायिक व्यवस्था 3 स्तरों पे काम करते हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, जो देश का अंतिम न्यायालय होता है। इसके बाद में राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, जैसे कि राजस्थान का हाई कोर्ट हो गया, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट हो गया। जिला और तहसील स्तर पे भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे कि जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय और दंड न्यायालय। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति संपत्ति विवाद यानी कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई है प्रॉपर्टी की, तो जिला न्यायालय से अगर सेटिस्फाई नहीं होता उसके निर्णय से, तो वह उच्च न्यायालय या अंत में सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कार्य प्रणाली देखें, न्यायिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली कानून और संविधान पर आधारित होती है। जब किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार के बीच विवाद होता है, तो न्यायालय प्रमाण, गवाह, कानून और तर्कों के आधार पर निर्णय देता है। न्यायालय दीवानी मामलों और फौजदारी मामलों और पारिवारिक विवादों, संपत्ति विवादों
विवादों संवैधानिक मामलों की सुनवाई करते हैं। अधिकारों की रक्षा, न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि सरकार या कोई संस्था नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करती है तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर न्याय मांग सकता है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायिक पुनरावलोकन देख ले क्या होता है। न्यायपालिका संसद और सरकार के कामों की संवैधानिकता की जांच करती है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहा। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। यह व्यवस्था सरकार की मनमानी रोकती है और संविधान की सुरक्षितता बनाए रखती है कि सबसे ऊपर देश के अंदर संविधान है। महत्वपूर्ण चुनौतियाँ देखिए, न्यायपालिका कानून का शासन, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखती है। जनहित याचिका के माध्यम से गरीब और कमज़ोर वर्ग भी न्याय प्राप्त कर सकते हैं। जनहित याचिका को कहते हैं PIL। तो PIL या जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी गरीब या कमज़ोर वर्ग न्याय प्राप्त कर सकता है। न्याय मतलब जस्टिस। टिप्पणी लिखना भाई, कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे 10-10 नंबर के। अब मैं रटा देता हूँ, कुछ मैंने 10-12 सवाल लिखे हैं, उनको फटाफट से देख लेते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992। मोबाइल स्क्रीन को रोटेट कर लो यार, कितनी बार बताऊँ मैं, और वीडियो का स्पीड बढ़ा के देखो आप। 73वां संविधान संशोधन 1992 क्या है? 73वां संविधान संशोधन 1992 भारत में ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला ऐतिहासिक कदम था। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। यह संशोधन कब हुआ? संशोधन यानी कि बदलाव 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। मुख्य विशेषता देखो, 73वां संविधान संशोधन संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, यानी कि 243 A B C D ऐसे करके 243 ओ तक पंचायती राज से जुड़े प्रावधान दिए गए। इसके साथ 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गए, जैसे कि कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन। पंचायतों की संरचना देख लें। इन संशोधन ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता दी। भाई गाँव के स्तर पर तो ग्राम पंचायत बन गई, और तहसील के लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, खंड स्तर पर पंचायत समिति बन गई, और जिला स्तर पर जिला परिषद बन गई। ग्राम सभा को स्थानीय लोकतंत्र की आधारशिला माना गया, जहाँ गाँव के लोग सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। महत्व और उदाहरण देखें। 73वें संविधान संशोधन ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। इससे ग्रामीण शासन में कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ी। उदाहरण के लिए किसी गांव में सड़क, पानी, नाली या स्कूल की समस्या ग्राम सभा में उठाई जा सकती है और पंचायत उनके समाधान की योजना बना सकती है। अगला सवाल देखिए, 74वां संविधान संशोधन 1992। तो 73वां था पंचायती राज व्यवस्था से था, संस्थाओं से सॉरी, और 74वां संविधान संशोधन वो शहरी संस्थाओं से रिलेटेड है। 74वां संविधान संशोधन 1992 भारत में शहरी स्वशासन को मजबूत बनाने वाला ऐतिहासिक कदम था। इसके द्वारा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत जैसी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिली। यह संशोधन 1992 में पारित हुआ, 1993 में लागू हुआ था। मुख्य विशेषता देख लो 74वें संविधान संशोधन 1992 की। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया, जिसके अनुच्छेद 243 P से 243 ZG तक प्रावधान दिए गए हैं। इसके साथ ही 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें शहरी निकायों के 18 काम बताए गए, जैसे कि नगर योजना, जलापूर्ति, सफाई, सड़क कचरा प्रबंधन और शहरी गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण। व्यवस्था और कार्यप्रणाली देखो, 74वें संशोधन ने शहरी क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा। नगर पंचायत मतलब छोटे शहरों के लिए, और फिर नगर पालिका से बड़े शहरों के लिए, इसको नगर परिषद भी कहते हैं, और नगर निगम, जैसे कि दिल्ली नगर निगम, देहरादून नगर निगम, चंडीगढ़ नगर निगम। इनके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उदाहरण के लिए जयपुर नगर निगम में पार्षद अपने वार्ड की सड़क, नाली, सफाई और प्रकाश जैसी समस्याएं उठाते हैं। महत्व क्या है? यह संशोधन लोकतंत्र को शहरों की जड़ों तक ले जाता है, जिससे स्थानीय जनता को अपने शहर के विकास में भागीदारी मिलती है। इंदौर नगर निगम का स्वच्छता मॉडल इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, जहां जनता और नगर निकाय के सहयोग से शहर को साफ रखने में सफलता मिली है। तो चलो आगे देख लेते हैं फटाफट से। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा तो संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा। इसको ऊपरी सदन भी कहते हैं। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। तो अब तो क्या पढ़ रहे हैं? राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। भूमिका हर बार की तरह दोस्तों इंट्रो लिख रहे हैं अपन। आपने नोटिस किया होगा मैंने किसी भी क्वेश्चन के आंसर में भूमिका स्किप नहीं की, क्योंकि मुझे पता अच्छे नंबर यहीं से मिलेंगे। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। यह राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है, जैसे केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के सारे लगभग राज्यों का यह प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करता है उनको। इसलिए इसे संघीय व्यवस्था की रक्षा करने वाला सदन भी कहा जाता है। सामान्य कानून निर्माण में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ लगभग समान है, लेकिन कुछ मामलों में राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति इसके पास। राज्यसभा की सबसे महत्वपूर्ण विशेष शक्ति अनुच्छेद 249 में है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे
कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना चाहिए तो संसद उस विषय पर कानून बना भी सकती है। 2/3 बहुमत का क्या मतलब है, यानी कि 3 में से 2 व्यक्ति अगर सपोर्ट कर दें तो राष्ट्रीय हित में, देश की भलाई में संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना चाहिए तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए पुलिस, लोक व्यवस्था या कृषि जैसे विषय सामान्यतः राज्यों के अधीन आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आवश्यकता होने पर राज्यसभा संसद को इन पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। आगे देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा, इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि IAS ऑफिसर हो गया, IPS ऑफिसर हो गया, ठीक है, और भारतीय विदेश सेवा IFS, तो ये कहलाती हैं अखिल भारतीय सेवा बनाने की अनुमति दे सकती है। उदाहरण के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तरह भविष्य में यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाने में राज्यसभा की भूमिका निर्णायक हो सकती है तो यह अनुच्छेद 312 में बनाई जाएगी। और उपराष्ट्रपति को हटाने की भूमिका। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, उन्हें हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है। इससे राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उद्देश्य प्रस्ताव देख लो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान निर्माण की दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। यही प्रस्ताव या रेजुलेशन आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। मुख्य उद्देश्य देख लो। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणतांत्रिक देश बनेगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता ही होगी, यानी भारत में शासन राजा या किसी बाहरी शक्ति के नाम पे नहीं बल्कि जनता की इच्छा के आधार पर चलेगा भारत में शासन। प्रमुख विशेषता देख लो इस प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव था में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात कही। साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। इसमें सभी नागरिकों को समान अवसर देने, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों तथा आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की बात शामिल है। उदाहरण के लिए आज संविधान में जो हम न्याय की बातें करते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श हमें जो मिलते हैं ना, उनकी मूल भावना उद्देश्य प्रस्ताव में दिखाई देती है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में भी इसकी छाप दिखाई दे सकती है। सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दो भाई 200 शब्दों में। सामूहिक जिम्मेदारी संसदीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है मंत्रिपरिषद अपने कार्यों और नीतियों के लिए सामूहिक रूप से संसद, विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत में यह सिद्धांत अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3 में दिया गया, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। अर्थ और प्रकृति देखिए भाई, सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब है सरकार के सभी मंत्री एक टीम की तरह काम करते हैं। मंत्रिपरिषद में कोई डिसीजन लिया जाता है तो सभी मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से उसका सपोर्ट करना पड़ता है। यदि कोई मंत्री उस निर्णय से सहमत नहीं है तो वह पद से इस्तीफा दे सकता है। इसका उद्देश्य सरकार में एकता, अनुशासन और स्थिरता बनाए रखना है। कार्यप्रणाली कैसे काम करता है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, भूल मत जाना। सामूहिक जिम्मेदारी कैसे काम करता है? सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोकसभा में सरकार तभी तक बनी रहती है जब तक उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। केवल एक मंत्री नहीं बल्कि पूरी सरकार जिम्मेदार मानी जाती है। उदाहरण के लिए मान लो सरकार कोई आर्थिक नीति लागू करती है, यदि वह नीति असफल हो जाती है तो केवल वित्त मंत्री जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी। इस प्रकार यदि लोकसभा में सरकार बहुमत खो देती है, मेजोरिटी खो देगी, तो PM सहित पूरी मंत्रिपरिषद को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम हुआ था। लोकसभा स्पीकर की शक्तियां। ये भी रट लो। लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय लोकतंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है, मतलब एक पद है, ये पोस्ट है। वह लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करता है कि लोकसभा कैसे आगे बढ़ेगी, इसकी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेंगी, और सदन की गरिमा, यानी कि यहाँ पे कोई हो हल्ला ना मचाए, अनुशासन और निष्पक्षता बिना भेदभाव के काम हो जाए, तो निष्पक्षता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है लोकसभा स्पीकर। स्पीकर केवल अध्यक्ष नहीं बल्कि संसदीय परंपराओं का संरक्षक भी होता है, यानी कि उसको बताने का काम भी करता है संसद के नियम और परंपराएं। कार्यवाही संचालन की शक्ति। स्पीकर लोकसभा की इस बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह तय करता है कौन सा सदस्य कब बोलेगा, कितनी देर बोलेगा और सदन में किस विषय पर चर्चा होगी। यदि कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता है तो स्पीकर उसे रोक सकता है या सदन से बाहर भी कर सकता है। उदाहरण के लिए हंगामे की स्थिति में स्पीकर सदन की कार्रवाई स्थगित कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। निर्णय और नियमों की शक्ति। स्पीकर जो है सदन के नियमों की व्याख्या करता है और उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह यह भी तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। धन विधेयक के मामले में स्पीकर का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन विधेयक के मामले में, यानी कि जो मनी बिल होता है उसमें किसकी ज़्यादा चलती है? स्पीकर की, क्योंकि धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति सीमित होती है। मतदान और दल बदल संबंधी शक्ति। सामान्य स्थिति में स्पीकर मतदान नहीं करता, लेकिन मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है, अपना वोट देता है।
दल बदल कानून के अंतर्गत किसी सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने की शक्ति भी स्पीकर के पास ही होती है। आगे देखो कैबिनेट मिशन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भूमिका देखो, कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक महत्वपूर्ण प्रतिमंडल था, यानी कि इसके अंदर काफ़ी अधिकारी शामिल थे। इसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान करना था कि संविधान कैसे बनेगा भारत में। सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा, यानी कि जो अंग्रेज थे दोस्तों वो अब सत्ता सौंप रहे थे भारतीयों की, तो कैसे सौंपेंगे वो सब कैबिनेट मिशन में लिखा गया था। और भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाना। गठन और उद्देश्य, कैबिनेट मिशन के में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। याद कर लो भाई, कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं से बातचीत करके ऐसा संविधान बनाने की व्यवस्था करना था जिसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियां स्वीकार कर सके। प्रमुख प्रस्ताव देखो, कैबिनेट मिशन ने भारत को एक संघीय ढांचे में रखने का प्रस्ताव दिया। केंद्र सरकार के पास केवल 3 विषय रखने की बात कही गई, जैसे रक्षा, विदेश नीति और संचार। बाकी अधिकार प्रांतों को दे दिए गए। प्रांतों को समूह में बांटने का सुझाव भी दिया गया। साथ ही संविधान सभा के गठन और अंतरिम सरकार मतलब अस्थायी समय के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए दोस्तों जो सरकार बनाई जाती है उसे अंतरिम सरकार कहते हैं, तो इसको बनाने का प्रस्ताव रखा गया। महत्व और उदाहरण देख लो, कैबिनेट मिशन का इंपॉर्टेंस इसलिए अधिक है क्योंकि इसने भारत के विभाजन को रोकने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, लेकिन मिशन ने अलग पाकिस्तान को अव्यवहारिक माना, यानी कि सही नहीं है पाकिस्तान का बनना धर्म के आधार पे, और संयुक्त भारत का प्रस्ताव रखा। इसी योजना के आधार पर संविधान सभा बनी जिसने आगे चलकर भारत का संविधान तैयार किया। आलोचना देखो, कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों के समूह का विचार बहुत अस्पष्ट था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे अलग अलग अर्थों में समझा। इसी कारण दोनों के बीच मतभेद यानी कि विचार नहीं मिले, मेंटलिटी मैच नहीं हुई और अंततः पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो ही गया। नेहरू रिपोर्ट देख लो, कितने सवाल बचे, 1 सरकारी आयोग, 2 क्रिप्स मिशन, 3 4 न्यायिक समीक्षा, 4 और बचे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया दोस्तों, अपना वैल्यूबल टाइम, राइट। तो कैसा रहा भाई कंटेंट, आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर से देना है, आपको फीडबैक जरूर से देना कैसा लगा वीडियो। नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई एक महत्वपूर्ण संवैधानिक रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने बनाई थी, जिसका उद्देश्य भारत के लिए ऐसा संविधान प्रस्तावित करना था जिसमें भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकार और स्वशासन मिल सके। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड देखिए, 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया, अपॉइंट किया, लेकिन उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग में, साइमन आयोग में कोई भी इंडियन नहीं था। इससे भारतीय नेताओं में भारी असंतोष फैल गया। इसके जवाब में भारतीय नेताओं ने स्वयं संविधान का जो फॉर्मेट है, प्रारूप तैयार करने का डिसीजन लिया। इसी प्रयास का परिणाम नेहरू रिपोर्ट था। प्रमुख विशेषता देख लो, नेहरू रिपोर्ट ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की। इसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात कही गई। रिपोर्ट ने मौलिक अधिकारों, समान नागरिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया। इसमें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया और अलग निर्वाचन मंडल का विरोध भी किया गया। उदाहरण के लिए इसमें कहा गया कि सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव से मुक्त समान अधिकार मिलने ही चाहिए। महत्व और आलोचना देखो, नेहरू रिपोर्ट का महत्व इसलिए था कि यह भारतीय द्वारा तैयार किया गया पहला बड़ा संवैधानिक प्रारूप था, फॉर्मेट था। इसने आगे चलकर भारतीय संविधान की सोच को प्रभावित भी किया, लेकिन मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया क्योंकि वे अलग निर्वाचन मंडल और अल्पसंख्यकों की विशेष सुरक्षा चाहते थे। सरकारी आयोग, तो सरकारी आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए बनाए गए एक महत्वपूर्ण आयोग था, यानी कि केंद्र और राज्य के जो संबंध है कैसे रहें, क्या सुधार किया जाए, इसके लिए एक कमीशन बना, सरकारी आयोग नाम था। इसका गठन 1983 में न्यायमूर्ति यानी कि जो जस्टिस हैं, जज साहब हैं, RS सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया। ये जज थे उस टाइम। उस समय कई राज्यों को लगता था कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों में अधिक दखल अंदाजी कर रही है, इसलिए संघीय व्यवस्था को संतुलित करने के लिए इस आयोग की जरूरत महसूस हुई। उद्देश्य देखें, इस आयोग का मुख्य उद्देश्य ये जांचना था कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वह व्यवहार में कितना सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। सरकारी आयोग ने प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंधों का अध्ययन किया। प्रमुख सिफारिश रिकमेंडेशन देखो, सरकारी आयोग ने कहा कि भारत में मजबूत केंद्र जरूरी है, लेकिन राज्यों की स्वायत्ता का सम्मान भी, रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए और वह सक्रिय राजनीति से जुड़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग केवल अत्यंत जरूरी स्थिति में किया जाना चाहिए। अंतर्राज्य परिषद को मजबूत करने की सिफारिश की गई ताकि केंद्र और राज्य मिलकर समस्याओं का समाधान कर सके। मैं तो उदाहरण देख लो, इस
इस आयोग का महत्व इसलिए है कि इसने भारतीय संघवाद को सहयोगात्मक बनाने पर जोर दिया। उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य में राजनीतिक संकट हो तो केंद्र को तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने के बजाय, है ना, पहले संवैधानिक विकल्पों को देखना चाहिए। भाई मतलब इस राज्य को कैसे सुधारा जा सकता है। आर्टिकल 356 ऐसे ही ना लगा दें हम। मिसयूज बहुत हुआ है ना आर्टिकल 356 का, कि केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, तो केंद्र वाली सरकार ने ज़बरदस्ती काफ़ी बार आर्टिकल 356 का मिसयूज किया है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, क्रिप्स मिशन क्या था। क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रस्ताव था ये, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन को भारत के सहयोग की आवश्यकता थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था ना 1939 और 1945 के बीच में, तब ब्रिटेन को लगा कि भारत का हेल्प लेना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा ताकि भारतीय नेताओं को युद्ध में सहयोग करने के लिए तैयार किया जा सके। इसका प्रमुख प्रस्ताव देखो, क्रिप्स मिशन ने कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि भारत को आंतरिक शासन में स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन वह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से ही जुड़ा रहेगा। इसके साथ ही संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रांतों को यह अधिकार भी दिया गया कि वे चाहें तो भारतीय संघ से अलग रह सकते हैं। भारतीय प्रतिक्रिया देखें, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अधूरा और अस्पष्ट माना क्योंकि इसमें तत्काल स्वतंत्रता कोई स्पष्ट वादा नहीं था। महात्मा गांधी ने इसे डूबते बैंक का भविष्य की तारीख वाला चेक कहा। मुस्लिम लीग भी इससे संतुष्ट नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। महत्व और आलोचना, क्रिप्स मिशन असफल रहा, लेकिन इसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता अब अधूरी स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करेगी। पूरी फ्रीडम चाहिए भारतीयों को, आज़ादी चाहिए पूरी। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने युद्ध में सहयोग से पहले वास्तविक सत्ता हस्तांतरण की मांग रखी। इस असफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, लास्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए। तो कम से कम 1.5 घंटे से ऊपर चला गया कंटेंट, लगातार बोल रहा हूँ। और दोस्तों आपको इस मेहनत का अगर कदर करते आप तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, ताकि नीडी पर्सन का हेल्प हो। ऐसे ही यूट्यूब का एल्गोरिज्म काम करता, ज़्यादा कमेंट करोगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी ये वीडियो। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा का मतलब है न्यायालय द्वारा संसद, राज्य, विधानमंडल, और विधानमंडल का मतलब दोस्तों विधान सभा और विधान परिषद इसके अंदर आते हैं। और सरकार के कार्यों की संवैधानिक जांच करना है। यदि कोई कानून या सरकारी डिसीजन संविधान के खिलाफ हो तो न्यायालय उसे अमान्य या गलत घोषित कर सकता है। यह भारतीय संविधान की सुरक्षिता और नागरिक अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। न्यायिक समीक्षा, आधार और स्वरूप देख लो। भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार संविधान में बताया गया है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाया गया कानून अमान्य होगा, गलत होगा। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि वे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। इसलिए न्यायपालिका केवल विवाद हल करने वाली संस्था नहीं बल्कि संविधान के रक्षक भी है। तो देखो, न्यायिक समीक्षा सरकार की शक्ति पर कंट्रोल रखती है। इससे संसद और कार्यपालिका मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों, लोकतंत्र और विधि के यानी कि कानून के शासन की रक्षा करती है। उदाहरण के लिए यदि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से रोकने वाला कानून बनाए तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। उदाहरण देखिए, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में बदलाव कर सकती है लेकिन संविधान की जो मूल संरचना है उसको नष्ट नहीं कर सकती। इस प्रकार NJAC मामले में न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए कानून को असंवैधानिक माना था। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने ट्रस्ट किया और अपना वैल्यूबल टाइम यहाँ पे दिया, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है दोस्तों एग्ज़ाम के पास में। मतलब अगर आप 1.5-2 घंटे की कोई वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप ट्रस्ट रखते हैं, और इस ट्रस्ट को मैं बनाए रखने की कोशिश करूँगा। कैसा लगा वीडियो, आपको फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। कोई कमी है तो भी बताएं ताकि नेक्स्ट टाइम पे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया जा सके। तो साइनिंग ऑफ फिलहाल के लिए। दूसरा वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, सेट नंबर 2 चाहिए, ये कमेंट करना आप, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको PDF परचेज़ करना है BPSC 102 की तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं 7891990537। तो चलो अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को दोस्तों 2-3 बार आप देख लेना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी बार देखने की कोशिश करना, लिख के नोट्स बना लें या फिर PDF को प्रिंट आउट ही करा लें, राइट। तो जैसा आप चाहें। BPSC 102 हमारा अच्छा पेपर जाएगा। जब 35-40 सवाल लगा के जाओगे तो अलग ही कॉन्फिडेंस में रहोगे आप। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो, टेक केयर एंड जय हिंद।